कितने पेज पे है? आ ही नहीं रहा। बहुत बहुत आखिरी में 21 72 या कुछ। यही है ना, 17 है ना। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 32 एक मिनट, मैंने आंसर शेयर कर दिए ना। किसके नहीं थे, किसके मिसिंग थे सेकंड आंसर? वाले के नहीं थे। सेकंड के। सेकंड वाले की नहीं। सेकंड वाले के नहीं थे, फर्स्ट के तो थे ना। हाँ, ठीक फर्स्ट के थे। है, इंटीजर में गड़बड़। ओके देखते हैं। चलो 1 2 3 डाउट बोलो। सेकंड वाले में हमें जेट ऑफ वाटर को फाइनली स्टॉप करना था, उसी से आंसर आता है। चलो 1 हो गया ना। चलो, हम्म। normally with speed towards horizontal jet of uniform the disk at a rate v per second, the density of the water, assume that water splashes। देखो ऐसे गया तो इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम खत्म ही हो गया ना। अच्छा सर। तो रो ए भी स्क्वायर, वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। अब उन्होंने जो भी पूछा है वो देख लेना। और ऊपर के लिए जो दिया उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। दो कंपोनेंट है, क्या देख लेते हो। फ्लैट प्लेट मूव्स नॉर्मली विथ स्पीड v1 टुवर्ड्स अ हॉरिजॉन्टल जेट of uniform cross section, jet discharges water at a rate v। ठीक है, ये v वॉल्यूम पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड आ गई v बाय ए। ये स्पीड आ गई इसकी। प्लेट आ रही है v2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई v1 प्लस v2। तो रो ए v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, ये आएगा आंसर। ये फोर्स है। ठीक ठीक। इसको चाहो तो ऐसे सोच सकते हैं कि जो डीएम मास है, यहां से डीएम मास v1 से था और अब ये v2 से वापस आएगा इससे टकराने के बाद, क्योंकि रिलेटिव मोशन खत्म हो गई है। तो डीएम का मोमेंटम चेंज ये हुआ। और डीएम कितना है? डीएम खुद रो ए भी रिलेटिव होगा, ये डीएम बाय dt। तो 2 बार भी रिलेटिव आ जाएगा। ठीक, जो उन्होंने लिखा है राइट एंगल वैल्यू वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं राइट एंगल मतलब ऐसे चली गई तो हॉरिजॉन्टल में तो E इक्वल टू 0 का ही केस हो गया, एब्जॉर्ब टाइप का हो गया ना केस, समझ गए ना। मतलब ऐसे नहीं है, मतलब दीवार से वो लौट नहीं लगा हुआ है। मतलब ये ऐसे जा रही है, ऐसे मान लिया कि स्प्लैश हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मोमेंटम में रोल नहीं आएगा उसका। तो इनकेस अगर परपेंडिकुलर जा रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी किसी ने तो उसे मोमेंटम प्रोवाइड किया कट गया होगा ना, डायरेक्ट कट जाएगा ना, फोर्स सबके चारों तरफ ऐसे आएंगे तो चारों तरफ। ठीक है ठीक कट नहीं जाएंगे। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें स्ट्रिंग टॉन्ट रहना जरूरी नहीं है, बस ये तो बाकी आंसर तो आता है। रिलीज्ड इन अ विस्कस, टॉट रहना जरूरी नहीं है, मतलब सिस्टम मान लो टॉट होगा, वेलोसिटी भी मान लो सिस्टम की। ये टॉट रहेगा ही क्यों? क्योंकि दोनों बॉल्स ऊपर ही की तरफ जा रही है। अरे तो एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा ना टॉट होना। नहीं एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। Sorry। दोनों की वेलोसिटी सेम कैसे मान ली तुमने? दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर्स कहा है, इसका मतलब है ही कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। एक साथ जा रहे हैं मतलब इंटरनल फोर्सेस है। अदरवाइज इंडिविजुअली होते तो v1 v2 अलग अलग आती। बताओ किसका ज्यादा आता? फ्लैग कर जाती है, टूट जाती है। आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। हम्म। तो v1 ज्यादा आता v2 से, हम्म। मतलब रस्सी टाइट हो रही है, तो हाँ एक कॉमन जो वेलोसिटी आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। अब ठीक है, समझ गया। तो टोटल फोर्स m1g प्लस m2g, टोटल ड्रैग 6 पाई ईटा r1 भी 6 पाई ईटा r2 भी इक्वल टू 0। इंटरनल टेंशन कट गई। बायंसी लेना मत भूलना। हाँ, ठीक है, डेंसिटी। हाँ, आ गया समझ में? हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, बताओ सर। फिगर से देखना था क्या? in the arrangement shown both vessels A and B are identical but amount of water in B is double that in A. Vessels are closed by identical leak-proof pistons. होगा. The pistons are connected to that there is no friction between piston. The system is in equilibrium. In the now the walls in the horizontal tube. In which direction will? ठीक है, पिस्टन आइडेंटिकल है क्या? सर अभी जो इक्विलिब्रियम में दे रखा है, मतलब अभी क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मेंटेन। हाँ, अभी इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब
कि यहाँ दोनों जगह टेंशन सेम है, तो ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है। टेंशन सेम क्यों हुई? क्या इक्विलिब्रियम में है ना वो। ओके ये मिड पॉइंट पे नहीं है। अरे मिड पॉइंट हाँ। पे नहीं, मिड हाँ पॉइंट पे नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे? वो तो डिस्टेंस का रेशो भी नहीं दिया हमें। वो तो उससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी के फ्लो से, मतलब √2gh से। वैसे किस साइड फ्लो करेगा वही अरे बताना है। हमें तो सिर्फ प्रेशर बताना है। प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। ये P है, ये Q है। प्रेशर एट P और प्रेशर एट Q कंपेयर करना है। तो प्रेशर एट P ये जो निकालेंगे और ये जो निकालेंगे। अब इन टेंशन में ये T और ये T बड़ा होगा, लेकिन उसमें ये डिस्टेंस छोटा यूज हो रहा है, इसमें डिस्टेंस बड़ा यूज हो रहा है। पता कैसे चलेगा यार? नहीं, इसमें हाइट बराबर दे रखी है पिस्टन्स की। कहाँ? पिस्टन्स आर मुझे तो नहीं सेम लग हाइट रहा। लिखा है। वेसल्स आर क्लोज बाय आइडेंटिकल लिक्विड पिस्टन्स मुझे आर तो ये अलग अलग नीचे से है। हाइट सेम दे रखा आर वो एट सेम सेम हाइट। हाइट। पता नहीं आंसर क्या है। है। आगरा आगरा। कैसे पता चल रहा है? वो टेंशन डिस्टेंस की से हाइट मारने से से आ रहा था। सही कह रहा मतलब है, लिखा सेकंड लाइन में लिखा है। लेकिन फिगर तो बहुत ही अलग है। फिगर ऐसा नहीं होना चाहिए फिर इस लेवल पे। हाँ वही, लेकिन वो सेम हाइट का क्या मतलब है? कुछ और तो नहीं बता बोल रहा हूँ, रहे? मतलब तो है ना सेम हाइट का। इस पूरे में लिक्विड भरो। हाँ अब अगर सेम हाइट है तो ये वाला टर्म सेम है, रो जी एच वाला। हाँ हाँ ये रो बिल्कुल। जी एच वाला सेम है। हाँ। तो जिस पे टेंशन ज्यादा होगी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, हम्म क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर आएगा पी नॉट हम्म प्लस एम जी माइनस टी। हाँ। क्या आएगा? और इसका टी डैश आएगा पी नॉट प्लस एम जी माइनस टी डैश। तो टी डैश बड़ा है तो यहाँ का प्रेशर लेस होगा, है ना? इसको डबल मतलब देने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिंपली ये बात कर रहा हूँ, ये H1 है, ये H2 है। तो मैं ये कह रहा हूँ P और Q का प्रेशर लिखते, प्रेशर एट P इज इक्वल टू यहाँ T1 यहाँ T2। तो ये आता प्रेशर एट P नॉट प्लस mg बाय एरिया माइनस T1 बाय एरिया प्लस रो जी H1। B का प्रेशर mg माइनस T2 बाय एरिया प्लस रो जी H2। तो जिस हिसाब से अगर हम फिगर देखें तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। पता नहीं चल रहा है T1 जिसका टेंशन कम है उसका, नहीं इससे भी पता चल गया ना, H2 छोटा है। देखो इससे भी यही पता चल गया कि PA ग्रेटर देन P। टेंशन T2 छोटा था क्या? ओके T2 छोटा था, नहीं पता चला। T2 बड़ा होगा ना? T2 बड़ा T2 होगा बड़ा ना? है, छोटा T2 बड़ा था। बड़ा T2 होगा ना बड़ा, उसका ओके डिस्टेंस। बड़ा है। T2 इज मोर देन T1। हाँ तो सर ये आप T2 बड़ा वाला इसलिए डिसाइड कर रहे हैं ना क्योंकि वो जो बैलेंस रखा टॉर्क हुआ है ना, टॉर्क, हाँ हाँ हाँ, टॉर्क, हाँ वो इसके बैलेंस हिसाब उस से साइड है। एक्स और वाई। ठीक है, तो इससे भी आंसर यही आ रहा है क्योंकि इसका T2 भी बड़ा है और H2 भी छोटा है। H2 स्मॉल है, T2 लार्ज है। तो दोनों चीजें एक ही बात कह रही है ना? तो हो गया और क्या? सर इस इंफॉर्मेशन का यूज था कि वाटर इन बीच डबल ऑफ वाटर इन। नहीं, मुझे तो नहीं यूज हुआ, कहीं नहीं यूज हुआ। उसका हमें रोल ही नहीं है कुछ। हाँ वही। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, 6। 5 बता दीजिए। Small air bubble is inside the drop of the, ठीक है। Small air bubble is inside the drop of water residing in a space station। और तो G फैक्टर तो हो गया एक तरीके से 0। The direction of Earth is downward, ठीक है। And the space station is moving to the left relative to the Earth. The air bubble will be, तो इस पे ग्रेविटी तो कट ही गई। अब अगर हम इसमें G यूनिफॉर्म माने तो कट ही गई। वो तो मूव क्यों अच्छा, उसका मतलब क्या, फ्री फॉल, डायरेक्शन ये भी फ्री फॉल ही कहते हैं फैक्टर तो कट ही गया ना। सर वो इक्विलिब्रियम में इसलिए कह दिया जी। तो ओके ओके समझ गया। तो आंसर नॉट मूव नहीं दिया। हाँ वही है। वही है। तो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के अंदर तो ग्रेविटी पूरी रोटेशन में खर्च हो गई ना, स्यूडो से कट जाएगी। ठीक है ठीक। चलो सर डायरेक्शन ऑफ अर्थ इज डाउनवर्ड मतलब क्या? अरे ऐसे घूम रहा है, ठीक है।
लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री फॉल का केस है। सही बात है। चलो 6। 6 का जो आंसर है मेरा MGH नहीं आना चाहिए ऊपर। नहीं, वो बायंसी का भी वर्क हाँ होगा। कट जाएगा। तो बाहर निकल डेंसिटी सेम है ना, हाँ mg और अपथ्रस्ट कट गए, बाहर निकल तो हाँ सिर्फ हाँ सरफेस टेंशन का रोल आएगा। सरफेस टेंशन नहीं। क्या वो है? नहीं है। नहीं ओके, सरफेस टेंशन नहीं, तो P0 V0 वाला कुछ होगा, अगर होगा तो। वो बाहर नहीं, वो निकलेगा ऐसा तब है कि जब वो फिर उस पर टच होगी ना, टेंजेंट हो जाएगी उसके स्फीयर के, उसका बायंसी का वर्क डिक्रीज हो जाएगा। एक मिनट, इज शोन इन स्फीयर, ओके सॉलिड स्फीयर, मैं सोच रहा था पता है एयर बबल है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर में यहां से यहां तक mg और अपथ्रस्ट कट जाएंगे। हाँ इसके यहां से जब ये यहां जाएगा तो बीच में ये कंडीशन आएगी, अपथ्रस्ट वेरिएबल हाँ होगा, हाँ तो अंतर हाँ यहीं आने वाला है। तो हम क्या देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दौरान जब डिस्प्लेसमेंट r का हुआ, वर्क डन बाय mg कितना है, mgr, वर्क डन बाय अपथ्रस्ट कितना है, क्यों, वो रेडियस और नीचे आर से ऊपर आर तक जा रहे हैं। और अपथ्रस्ट का वर्क है mg इंटू 2r प्लस 0/2। हाँ, ये मान लिया था, ये assumption करना सही है। एवरेज कैसे हाँ। सोचा? एवरेज 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 ले लिया, अब क्या है, हाँ, ये ले लिया था, समझ में आया। समझ ली तो प्रूव कर लो ना इसको। किसी भी समय पे ये यहाँ होता, हाँ। तो ये मूव करता, तो ये जो dx वाला पार्ट है इसकी एरर आती है ना, तो जो dx वाला पार्ट है इसका अपथ्रस्ट का लॉस हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इतने वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा, तो हम इंटीग्रेट ही कर लेते हैं किसी भी समय, जब ये इधर था, जब ये x डूबा हुआ था। अब इस पे देखें तो mg नीचे है और अपथ्रस्ट है v रो जी, mg है v0 रो जी, तो नेट फोर्स v0 माइनस v रो जी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट dx का मल्टीप्लाई कर दो, ये नेट फोर्स है, सॉरी नेट फोर्स में ये डायमेंशनली सही है ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन अब ये v लीनियर फंक्शन तो है नहीं, हाँ थीटा माइनस साइन थीटा जैसा, थीटा साइन थीटा कुछ तो नहीं। तो थीटा ये माइनस तो दिक्कत हो गई। इसके लिए सही था, ऐसे के लिए लीनियर सही है एवरेज में, क्योंकि यहाँ हाँ, एरिया हम्म। कांस्टेंट है, हाँ लेकिन यहाँ जब v लिखोगे तो a इंटू सम हाइट आएगी, ये तो गंदा सा फंक्शन बनेगा, तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना एवरेज वाला आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से कर सकते हैं कुछ, वाटर की हाइट फोर्स कम, वेरिएबल है ना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन बायोएंसी कैसे निकालोगे, बायोएंसी तो वेरिएबल है ना, बायोएंसी से एसोसिएटेड एनर्जी कैसे निकालोगे। एक मिनट, अब ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि दो वाले पार्ट का एवरेज एवरेज को जुड़ जाए, कि ये टोटल इंटीग्रेशन हो सकता है एवरेज बन जाए, ये सोच रहे हैं। तो थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी होगा ये सॉल्व। लेकिन वो भी सॉलिड एंगल होगा ना। तो जैसे ये जब हम dx लिखेंगे ना, तो यहां से अगर हम ये एंगल थीटा लेते हैं, तो थीटा का वॉल्यूम पाई आर एक्स स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू dx, और dx कितना है, आर साइन थीटा डी थीटा, ये बना है ना। तो dA भी ये एरर आई, तो ये फंक्शन, एक मिनट, मुझे लग ही नहीं रहा कि एवरेज बनेगा ऐसा। तो हम ये कर रहे हैं, किसी भी थीटा पे देख रहे हैं, जब ये यहां से वर्टिकल के साथ थीटा था, तो mg तो पूरा था, तो v0 4/3 पाई r क्यूब है। अब इसका वॉल्यूम सॉलिड एंगल से निकाल सकते हैं, पाई r क्यूब टोटल वॉल्यूम इनटू इसका सॉलिड एंगल कितना है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो नेट फोर्स बचेगा इस हिस्से का एफ नेट आएगा, सोचो, और इस हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, इस हिस्से का वॉल्यूम, तो पूरे कोन का वॉल्यूम देखना पड़ेगा कितना है। तो कोन का वॉल्यूम अगर मैंने थीटा लिया, तो
2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस इस कोण का वॉल्यूम घटाएंगे, पता नहीं चल रहा है कि नहीं। कौन सा कोण? ये मैंने जो शेडेड पार्ट है इसका वॉल्यूम निकाला है। अच्छा ठीक। ये निकाला पूरे कर्व्ड सरफेस का, पूरे पार्ट का निकाला इस वॉल्यूम में हाँ से माइनस वो ट्रायंगल का कोण वाला। कोण का वॉल्यूम। क्लियर? तो देखते हैं ये बन रहा है कुछ अच्छा। 1/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन आ गया, नहीं पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकला, सही है। हाँ तो यहां से 2 1 माइनस कॉस थीटा बना, यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये बना, ये वॉल्यूम आया इस हिस्से का। तो नेट फोर्स आया यही वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका ये dx, तो वर्क आया ये, और dx की वैल्यू r का क्या है cos थीटा, r sin थीटा d थीटा हाँ इंटू ये हत्यारा सा 1/3 पाई आर क्यूब। लग ही नहीं रहा मुझे इतना अच्छा बनेगा ये। सर एक्चुअली थोड़ी फील आ रही है वो अच्छा बनेगा कि जैसे हमने स्फीयर को थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर मान लिया और इसका उसी का जो इंटीग्रेशन सिमेट्रिक फिगर्स के नीचे मान लिया, तो mg/2 ही आ रहा है। 0 से पाई, ठीक है, मैथमेटिकली तो ये ऐसे होगा। हाँ, अब हम इसमें ये सोचते हैं कि जो दिक्कत ये है ये dx और v रो जी, अब हम इंटीग्रेशन करने की बजाय इसमें वो एक्सप्रेशन में डाल, नहीं तो डायरेक्ट हो वो जाए। इंटीग्रल शायद अच्छा बन जाए। अरे हाँ हाँ, तो हम ऐसे देख लेते हैं ना, हम्म। इन दो केसेस का देखें। ऐसे जब ये x ऊपर है और x नीचे, इन दोनों के dx सेम आएंगे न्यूमेरिकली, सोचो। जो dx इसके लिए बनेगा वही dx इसके लिए बनेगा, हाँ और इस पे बायोंसी आएगी ऊपर, इस पे जो फोर्स आएगा ये F, इस पे जो फोर्स आएगा इस हिस्से का, तो इन दोनों का समेशन मैं सीधे एवरेज तो टोटल वॉल्यूम V नॉट बन जाएगा। क्लियर? तो एवरेज वही आ रहा है, और एवरेज वही आ रहा है तो मिड पॉइंट वाला आंसर आएगा, तो V नॉट बाय 2 रो जी। यस सर। क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, ये शेप सिमेट्रिक है, इसलिए। वो दरअसल जो इंटीग्रल हमने वही आ रहा है। इंटीग्रेशन किया था ना, वो हाँ, 0 से पाई कर रहे थे, इसमें वो जुगाड़ लग जाएगी पाई माइनस थीटा वाली। वो जरूरत नहीं है, उसमें साइन वाले सारे टर्म के नियरली जीरो हो जाएंगे, सिर्फ वो साइन स्क्वायर खाली साइन थीटा थीटा का वाला ये बच वाला जाएगा। ये वाला बन जाएगा, अच्छा, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, बहुमाया कट जाएगी सब, है ना? सर हमने dx को कैसे वो लिखा था, मतलब r sin थीटा d थीटा? क्यों? ये r है, ये थीटा है, ये वाली लेंथ r cos थीटा है, इसका डेरिवेटिव dx है। अच्छा ठीक है। तो समझ में आ गया, दोनों जगह dx सेम था तो सीधे एवरेज से चल गया काम। सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको कि जब वो जस्ट स्फीयर जो है सरफेस पे टच हुआ होगा लिक्विड के, उसके हाँ बाद अपन उसको ऊपर खींच रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ रही है, और वाटर की हाँ कुछ हाइट कम हुई है तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही अपन ने वर्क डन किया होगा उतना ही। हाँ, बच्चा कैसे कह रहा है कि पहले ये, सॉरी, इनिशियल फिगर ये था, फाइनल हाँ, फिगर ये है, तो इसकी ये कह रहा हूं। mg/2r की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो अब वाटर इधर है और वाटर इधर है, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, इसके बाहर वाला, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ये जो पानी यहाँ नहीं था और पानी आया, तो ओवरऑल जो लेवल गिरा उसका क्या है? लेवल गिरेगा ना ओवरऑल, हाँ 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 बिल्कुल, उसका क्या करोगे? वो निकाल लेंगे। कैसे? मतलब कुछ बेस एरिया ए मान लिया, कुछ बेस एरिया वाटर अननोन मानोगे? वो कट गया था, वो मतलब आ गया था मतलब ये mgr का समझ आ गया गया ना था। मैं क्या कह रहा हूँ? ये ऊपर गया, ठीक है, कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब पानी इसकी जगह आया, तो ये जो पानी इसकी जगह आया है वो तो कहीं और का पानी ऊपर आया है, और एक्चुअली इधर जो था वही पानी इनडायरेक्टली इधर आया है। मतलब ओवरऑल जो पानी की हाइट h थी वो अब h से थोड़ी कम हो गई होगी, कम हो गई होगी, तो तो वो कैसे चेंज पता चल रहा है निकालना कि जस्ट पड़ेगा। कंपेंसेट हुआ होगा? हो गया होगा अरे यार ऐसे कैसे यार, मतलब। एक मिनट,
सर वैसे वेरी लार्ज कंटेनर लिखा हुआ है तो ये इसका रोल लेना जरूरी है। चलो अब जुगाड़ लगाते रहना, तरीका जो अपन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसमें फोर्स बाय लिक्विड पूछा है तो पी नॉट भी नहीं है। A force of sphere, force exerted by sphere by the upper liquid। तो अपर लिक्विड ने जो लगाया उसमें तो ऑब्वियसली ये प्रेशर में पी नॉट का रोल तो आएगा ना, क्योंकि अरे हाँ एयर ने इस पे पी नॉट लगाया, इसने सीधे सीधे हाँ ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर किया, ठीक है। है ना। तो इस हिस्से का वेट याद आ गया, तो पानी पी नॉट इंटू एरिया प्लस इस हिस्से का वॉल्यूम v ρ1 g, ये फोर्स है। और ρ2 का कितना आएगा नीचे वाले का? ऊपर वो पूरे स्फीयर कंटेनिंग वाटर पूरा बैलेंस करना। पाई आर स्क्वायर इज प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ ऊपर पी नॉट है, माइनस किएगा प्लस आ जाएगा। हाँ यहाँ तक मानेंगे ρ1, गलती मत कर देना, यहाँ मानेंगे ρ2, इस हिस्से का वेट और पी नॉट पाई आर, इसके समझ गए? प्लस रो जी एच इंटू क्या होता है ρ1 इंटू एरिया इंटू हाइट प्लस ρ2 2/3 पाई आर की, ये आएगा नीचे वाले पार्ट का। ठीक है सर, ये ऊपर 6 वाले क्वेश्चन में जो हमने एवरेज से निकाला था, मतलब जुगाड़ से जो आप बता रहे थे, हाँ उससे बाई 2 आ रहा है ना, आंसर तो आगरा दिया है। डिस्प्लेसमेंट 2r है ना, अच्छा ओके, वो अपॉन 2 इंटू 2r हो जाएगा ना। हाँ सर ये 7 वाले में जैसे आपने सिलेंडर के लिए प्रूफ कर लिया था पहले कि मतलब हम लोग कैसे वॉल्यूम ऑफ द अपर मास लोअर निकाल सकते हैं, लेकिन सर सॉलिड स्फीयर में हर एक पॉइंट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब फोर्स लग रहा होगा, तो इंटीग्रेशन से निकालो, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। ऐसे कह रहे हो ना कि ये सर्कल पे ये मान लो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, सेम मैं तो आपने जो क्लास में बताया था कि सिलेंडर के लिए प्रूफ कर दिया था वो मान के सॉल्व करता हूँ हमेशा कि वॉल्यूम वो अपर मास लोअर। हाँ तो उससे आंसर आ जाता है ना, वो एक जुगाड़ है, मैथमेटिकली हम ऐसे कर सकते हैं ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चले मैथ्स का ही क्वेश्चन है, पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बताना क्या? बताना Open at top with an orifice at bottom. On top of it is immersed vertically in a large tank. सिंपली ये है कि पानी गिर रहा है, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ये खुद किसी और कंटेनर में रखा हुआ है। तो मैं चलो इसका दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। ये ρ1 है, यहाँ ये ρ2 है, यहाँ ये ρ3 है। अब ये ऑरिफिस हमने यहाँ से खोल दिया। अब पूछा होता कि बताओ स्पीड क्या होगी, तो क्या करेंगे, P1 माइनस P2 हाफ रो v स्क्वायर। याद आ गया? हाँ बिल्कुल। तो वो यही पूछ रहे होंगे कि यहाँ जब प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, और नीचे का प्रेशर यहाँ से निकलेगा। क्लियर? ऑप्शन यहाँ का प्रेशर यहाँ से निकलेगा तो ऊपर नीचे ऑयल तो कट ही जाएगा, ये वाला पार्ट, ये हाइट तो कट नहीं, गई। वो ऑप्शन में उन्होंने ऑयल कभी कभी ऊपर भी मान लिया है, वो ऑप्शन से देखना है। चलो कॉन्सेप्ट तो याद आ गया, ये था। अब पढ़ लेते हैं। ये तो ठीक है। वर्टिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिक्विड लेवल, ओके ऑप्शंस में पूछ रहे हैं कि लिक्विड लेवल विल रिमेन सेम। हाँ तो हमें ऑप्शन से करना है। तो प्रेशर देख लो, जहां प्रेशर बराबर आ जाए, प्रेशर सेम करना है अंदर और बाहर। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम करना है। ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन 10 वाला बता दीजिए। बता दो सर जो 9th में दूसरा ऑप्शन था सर, हाँ सर उसमें ऑयल ऊपर से आया हुआ जब उसका हाइट जाना है ऑयल की। हाँ क्या कहना चाह रहे हो इसमें? मतलब हमें ये देखना है कि एवरेज प्रेशर दोनों जगह बराबर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ कम है वहां पे हाइट ज्यादा होगी। अच्छा हाँ, तो बॉम्बे कैसे हो जाएगा? बॉम्बे दिया है क्या? वो एक्चुअली उन्होंने डाटा गलत दिया, वो 12 प्लस 2.4 छोटा होता है 15 से। ओके ऊपर बना दी। ठीक है ना, ये फिगर में ये गलत है। ठीक है, ये वाटर ये ऊपर होना चाहिए था।
15। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। सर ये बता दीजिए। बता दीजिए। A small solid row, the cubical container filled with density 4 row closed at top. Now they starts moving. Stop कर दो। तो इसके पास एक्सीलरेशन कितना आ गया बच्चे के पास? एक g इधर है और एक ही इधर है, तो ये इस डायरेक्शन में tan इनवर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी ऊपर बायोंसी भी लग रही है, मतलब बायोंसी। अब बायोंसी लग, ओके, डेंसिटी ज्यादा है क्या उसकी? 140, हाँ 140 तो 4g ऊपर लगेगा और 4 वो राइट तो ठीक है, वो तो अभी तो हमने जी इफेक्टिव निकाला है खाली। ये तो हमने जी इफेक्टिव देखा है कि जी इफेक्टिव ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट है। अब हम इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एम जी इफेक्टिव इधर लगेगा, एक बायोंसी इधर लगेगी, है ना। अब इसकी डेंसिटी 2 रो है तो बायोंसी आएगी 3-4 mg इफेक्टिव। तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ आएगा रिलेटिव 3g इफेक्टिव। बायोंसी तिरछे में लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी। मतलब बायोंसी बायोंसी जी इफेक्टिव के अपोजिट होती है हमेशा। ओ नहीं आया समझ में? बायोंसी इफेक्टिव अपोजिट होगी। आ गया नहीं आ गया। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ही वैसे ही होगा ना जी इफेक्टिव के हिसाब से। मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट कौन सा होगा? अगर जी इफेक्टिव इधर है परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब तुमने प्रेशर में जी इफेक्टिव का रोल लिया है। बायोंसी क्या है? प्रेशर का डिफरेंस, तो उसमें भी तो आएगा ना। ठीक है, ठीक। तो ये इस सर ए पॉइंट से जो है ना सर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर ऐड क्यों हो जाते हैं? प्रेशर स्केलर होता है। कैसे, मतलब क्या? अरे हॉरिजॉन्टल प्रेशर नाम की चीज ही नहीं होती, वर्टिकल प्रेशर। प्रेशर तो प्रेशर होता है। अच्छा ठीक है। चलो, फॉर द बॉल टू हिट द टॉप ऑफ द कंटेनर, टॉप ऑफ द कंटेनर, तो ये लेंथ कितनी है? L। ये कितनी है? L/2। ठीक है, और जी इफेक्टिव कितना आया अपना? ए की वैल्यू आ गई अपनी 3g। ए की वैल्यू कितनी है? 3g। तो इधर 3g, इधर g, तो ये आएगा ऐसे, तो ये आएगा ऐसे। तो ये तो इफेक्टिव tan इनवर्स 1/3 आया। तो कहाँ आया आगरा? ए की वैल्यू 2g आना चाहिए। 2g आना चाहिए बॉम्बे। ठीक है, और टाइम अगर निकालना है तो ये लेंथ और जी इफेक्टिव, तो 2l/g इफेक्टिव। तो ये आएगा 2l की वैल्यू L√5/2, है ना, बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव g√5 का 3 गुना। 2l नहीं है वो, 2 कुछ भी है, l। देखो यहाँ, देखो यहाँ सही लिखा ना। ठीक, तो √5 वाला टर्म कट गया, L/3g वाला आंसर आ गया बॉम्बे। जैसे टाइम के लिए तो अपन डायरेक्टली वर्टिकल एक्सेलरेशन से क्यू पे पहुंचाना कैसे भी कर सकते थे ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, चाहे x में लिखो, चाहे y में लिखो, चाहे नेट डायरेक्शन में लिखो। मैंने नेट डायरेक्शन में लिखा कि इस डायरेक्शन का टोटल एक्सीलरेशन लिख दिया। समझ गए? ये लेंथ l लिखी, एक्सीलरेशन a था, √2l/a आंसर लगा दिए। ये रिलेटिव। तो बॉम्बे चलनी सही। आगे बढ़ो। 11th, इसमें इंटीग्रेशन के अलावा कोई तरीका है? A thin-walled hemispherical shell is pressed against a smooth vertical wall through a very small aperture at its top. Density rho is filled. Minimum angle magnitude of force that to be applied for liquid to not escape. ठीक है, तो यहाँ से पूरे में प्रेशर P0 लग रहा है, बाहर से। अंदर से प्रेशर वेरिएबल है, यहाँ P0 होगा जहां से इंटर कर रहा है। यहाँ प्रेशर बड़ा है, यहाँ प्रेशर बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, ऑब्वियसली एक वर्टिकल में भी आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये टोटल अपना mg लगा देगा, तो 2/3 πr³ ρg। वो शेल का भी मास है। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा कितना? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। देखते हैं इसमें ये बनेगा कि नहीं बनेगा। एवरेज प्रेशर है ρg r, एरिया प्रोजेक्टेड है πr²।
0 रो जी आर। वो इंटीग्रेशन से पता चलेगा कि हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं, समझ गए? स्ट्रेट वाले में तो हम लगा सकते हैं कि एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए लगा सकते हैं। कब? जब ये फ्लैट सरफेस होती। ठीक, याद आ गया? हाँ हाँ। कर्व के लिए आपने प्रूव किया था। कर्व के लिए हाँ, हाँ कर्व के लिए हाँ लगा सकते हैं कि नहीं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि लगेगा। आंसर आ रहा है उससे? हाँ आपने प्रूव वो किया था ऐसा फिर है एक पास सर, याद आ गया एक्सप्रेशन मुझे भी याद सा आ रहा है कि मैंने कभी सर। किया अपन होगा। लेफ्ट में एक फ्लैट सरफेस ले लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो एरिया वो प्रेशर इक्वल रहेगा, है ना? हाँ प्रेशर मतलब हम इसको तो इससे अपन ने प्रूफ किया था। ऐसे किया सेंटर होगा, मास होता है। हाँ हाँ, ऐसे किया ठीक होगा, है। नहीं ऐसे किया होगा कि जो इधर आएगा सिर्फ पानी पानी का फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ। तो ये है फोर्स बाय वॉल, ये है फोर्स बाय ट्यूब, और एफ नेट हॉरिजॉन्टल में कटेगा तो फोर्स बाय वॉल और फोर्स ऑफ ट्यूब बराबर है। और वॉल पे तो हम एवरेज वाला लॉजिक लगा ही सकते हैं सही क्योंकि फ्लैट है। वही बिल्कुल। तो टॉप पे प्रेशर पी नॉट, बॉटम पे पी नॉट इंटू रो जी 2R, सॉरी ये पी नॉट प्लस पी नॉट तो इग्नोर हो गया, दोनों तरफ कट गया, तो प्रेशर बचा रो जी आर, एरिया प्रोजेक्टेड पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, पी नॉट क्या मतलब? ये आंसर 1/2 तो नहीं आया। आंसर क्या है इसका? बॉम्बे से नहीं है। आगरा नहीं है ना? आगरा है नहीं नहीं है, हाँ नहीं, आगरा नहीं है, बॉम्बे हाँ चाहिए। बॉम्बे। वैसे हाँ इसी केस के लिए ना, वाली बात मतलब अगर एरिया नहीं निकाल पाते फ्लैट वॉल का तो फिर ये सॉल्व नहीं कर पाते अपन लोग, कि इंटीग्रेशन तो है डायरेक्ट ही तब भी ना, बोल देते क्या। इंटीग्रेशन तो है ही ना, इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन तो है, लेकिन वैसे डायरेक्ट तो नहीं बोल पाते ना ऐसे। ये तो अभी इस केस में मैं ही नहीं लग गया समझ ना। गया। अरे तो क्यों, फ्लैट तो कभी ना कभी होगा ना। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मान लो शेप ऐसा होता, हाँ रेक्टेंगुलर नहीं होता। ऐसा होता है ना, ऐसा, हाँ हाँ ठीक है, यही कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ। तो भी तो फिर ये इधर 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 कटेंगे तब भी इसी का आंसर आएगा। अब अगर ये दोनों ही तरफ फ्लैट नहीं होता, ये कुछ ऐसा होता, तो हम बीच में मान लेते ना एक हाइपोथेटिकल फ्लैट। ये क्या है? बीच में एक प्लेट मान लेते हाइपोथेटिकल, दो सरफेसेस मान लेते लेफ्ट राइट पे। तो इसका क्या करेंगे? एवरेज ये प्रेशर क्या मतलब ये काम चल जाएगा इसमें। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के लिए प्रेशर एवरेज इनटू एरिया प्रोजेक्टेड, एरिया प्रोजेक्टेड के अंदर वो चीज आ चुकी है, तो भले ही वो सरफेस कुछ भी क्यों ना हो, जैसे पानी यहां भरा होता, अच्छे से समझना। अब इस पानी पे ये हमारी वॉल है, ये हमारी वॉल है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन वॉल निकालना था, तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, किसका? इतने पानी का। यहां से मैं एक कट मार रहा हूं, इस सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। अब इस पे ये फोर्स किसका है? बाय लेफ्ट पार्ट है, और यहां से ये फोर्स किसका है? हाँ समझ गया हूँ। बाय टी। हमेशा ऐसे ही। तो वो हमेशा हम बना ही लेंगे ऐसा, ठीक है। ठीक है। तो अगर पूछा होता है इस पे ये फोर्स कितना लगा है, तो फोर्स आता है ये हाइट h, तो एवरेज प्रेशर रो जी h/2, और एरिया प्रोजेक्टेड। अब एरिया प्रोजेक्टेड के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये सिलेंड्रिकल है कि क्या है। हो सकता है ये सिलेंड्रिकल दिया हो, झिल रहा है ये फिगर, ऐसा दिया होगा सिलेंड्रिकल, तो हम ये रेक्टेंगल बन जाएगा, स्फीयर होगा तो सर्कल बन जाएगा। सर एक बार आप उसमें प्रेशर वेरिएशन बता देंगे 11th वाले इसी क्वेश्चन, मतलब प्रेशर वेरिएशन बता दें। बताया तो है, तो समझ नहीं आ रहा मतलब ऐसे वो जस्ट जो पॉइंट जो अंदर होगा उसके वो उसका पी नॉट इस पॉइंट पे, क्योंकि ये तो एक्सपोज्ड है ना एयर से, एक होल है जिसमें से हम पानी डाल रहे हैं, तो एक्सपोज्ड है तो उसका प्रेशर पी नॉट है। जो भी पॉइंट एयर से एक्सपोज्ड है उसका प्रेशर पी नॉट होता है। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले आर्बिट्ररी सा शेप बनाया था, तो आप वहां का पी एवरेज कैसे लिखोगे? तो पता है, अभी तो प्रूव किया मैंने। नहीं तो वो तो प्रूफ तो कर दिया, मुझे ये प्रूव नहीं किया हमने इसका, इस कॉन्सेप्ट से कि हम ऐसे मान के आपने दीवार से आर्बिट्ररी से सर्कल ले लिया था। शेप हो हम उसको ऐसे काट सकते हैं ना, तो कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स आएगा वो वही होगा जो फ्लैट सरफेस पे होगा। तो फ्लैट का एरिया आपसे निकलना चाहिए, अगर यही नहीं निकल रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते।
नहीं तो पी एवरेज यहाँ पे ये लिख देंगे रो जी r/2 का सेंटर ऑफ मास पे तुम्हें यार ये माइक क्यों नहीं बदल रहे तुम्हारा ये? हाँ सॉरी सर। वो आवाज बहुत अजीब आ रही है, माइक से थोड़ा मुंह से दूर रखो। अब बोलो। हाँ तो सर मतलब जैसे हम सेंटर ऑफ मास से प्रेशर निकालेंगे जो आपने बनाया है, तो वहां से आ जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मतलब इसका प्रेशर निकालो, इसका प्रेशर P1 P2, एवरेज प्रेशर P1 + P2/2 और एरिया प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर दे देते आपने बताया। ओवरऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए, वर्टिकल हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल लेंगे और ये एवरेज प्रेशर से निकाल लेंगे इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। बस ये लॉजिक था पूरे। ये आर्किमिडीज या फिर वो वॉल्यूम अबव, समझ गए? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हाँ पहले आपने जब प्रूफ किया था तो जो प्रेशर है वो अपने सेंटर ऑफ मास पे लेने के लिए कही थी, जो फ्लैट सरफेस है। हाँ तो वही तो आया, तभी तो एवरेज ले पा हाँ, रहे हैं P1 + P2/2। हाँ हाँ वो भी सर ये पूछ रहे जो एरिया प्रोजेक्टेड वाला है हॉरिजॉन्टल में, सपोज हमारी जो ट्रायंगुलर सरफेस होता, फ्लैट सरफेस बनाने पे ट्रायंगल आता, तो जो कम प्रेशर है उसका कम एरिया से मल्टीप्लाई हो जाता है, ज्यादा प्रेशर ज्यादा से, तो एवरेज लेना तब सही होता उसके साथ। जैसे ट्रायंगुलर बनता हमारा फ्लैट सरफेस। ये एक मिनट, ये हमने कब निकाला है? जैसे फ्लैट सरफेस के प्रूफ पे जाना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लैट सरफेस का प्रूफ था उसमें ये विड्थ हमने कांस्टेंट मानी थी। हाँ नहीं तो सेंटर ऑफ मास का यूज करना पड़ता, हमने इसके लिए निकाला था। हाँ है ना कि ये P1 + P2/2 इनटू एरिया इनटू हाइट, ये निकाला था इस सरफेस के लिए, क्योंकि यही लीनियर वेरिएशन बनेगा। लेकिन अगर हाइट भी इस पे डिपेंड कर गई तो फिर हमें एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा क्या बनेगा। तो आपने प्रूफ करा तो वो सेंटर ऑफ मास पे आता है। इसके सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। हाँ लीनियर वो उसके हिसाब से बनेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा इस हिस्से की। तो सेंटर ऑफ मास का प्रेशर लेना पड़ेगा। सर जो 11th क्वेश्चन है सर, उसमें वर्टिकल फोर्स में सर हेमिस्फीयर के मास के वर्टिकल फोर्स तो mg होगा ना, किस पे पूछा है? लेकिन तो जो वर्टिकल फोर्स है उसमें सर वाटर का वेट नहीं लेंगे? लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। कि फोर्स किसने लगाया है ये पूछा। नेट एक्सटर्नल तो कौन है? हम लगा रहे हैं, कोई बंदा है नीचे से इक्विलिब्रियम तो हम लगा रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे रखना है सर। ठीक है, तो ये FV ये FH, तो FV आएगा ना m1g + m2g। क्यों नहीं आएगा ये? हाँ सर। तो ये नहीं आया? हाँ सर, इनटू πr²। हाँ। इसमें क्या है? सेंटर ऑफ मास इसका यही है, इसीलिए हमने मतलब ये वाला टर्म है प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्लैट सरफेस। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो। 12 चलो। इसका एरिया प्रोजेक्टेड πr² आएगा ना? πr² आएगा ना यार। आधा सर्कल। क्यों आधा सर्कल क्यों होगा? हेमीस्फीयर इसलिए आधा सर्कल है। ठीक है सर। क्वार्टर स्फीयर थोड़ी है। 12th बता दिए एक बार। तो 12th वाला 12th बताना है। हाँ। Figure shows a cylindrical piece of ice floating that has a cross-sectional area A, its height h, the density of water ये cross-section area. The ice is displaced from equilibrium by z in vertical during the push. Ice moves with velocity v. Bottom ठीक है, ओके कुछ होगा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय, यहाँ वेलोसिटी v चल रही है, यहाँ वेलोसिटी v। ओके लास्ट दो लाइन का मतलब क्या है वैसे? ड्यूरिंग द पुश आइस मूव्स विद वेलोसिटी v। हमने इसको वेलोसिटी v दी, तो इनके पास भी कुछ वेलोसिटी आई होगी। ठीक है, ये ऊपर गए होंगे। तो हम कैसे देख रहे हैं? अगर ये डिस्प्लेसमेंट x होता तो इनका डिस्प्लेसमेंट x' होता। तो हम इसको देखो, सबसे आसान तरीका है कि कुछ समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब ये x किसके रिस्पेक्ट में है? The ice is displaced from equilibrium by z। तो अगर हमने इसको z खिसकाया तो ये वाली लेंथ हमारी z है। क्लियर? हाँ। ये हमारा x है। समझ गए?
तो इसकी जो सबमर्ज्ड डेप्थ है वो z प्लस एक्स हो गई। ठीक है। सबमर्ज्ड हाइट। अब z और x में रिलेशन, तो टोटल वॉल्यूम लिक्विड लिक्विड का कंजर्व कर दूं। हाँ हाँ। तो अगर ये हाइट h थी, है ना, ये एरिया 4a था, ये एरिया a था, तो इसका वॉल्यूम था, पहले ये आधा डूबा था क्या? नहीं नहीं, वो डेंसिटी दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले ये h डूबा था, है ना। तो लिक्विड का वॉल्यूम है h इंटू 4a माइनस h इंटू a। क्लियर? अब लिक्विड का वॉल्यूम है, तो अब लिक्विड का वॉल्यूम या तो हम सीधे ऐसे यहां से अगर मैं डॉटेड लाइन ले लूं, तो नीचे जितना, पता नहीं ये मैं फील करा पा रहा हूं कि नहीं, ये वाला पार्ट और ये पार्ट बराबर है। ये हाँ ठीक है, ये भी बराबर है। मतलब पूरा लिखूंगा वो कट जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं लिखना। ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक है। जो मैंने ग्रीन कलर के डॉट बना रहा हूं, इस हिस्से का वॉल्यूम और जो पिंक कलर का शेड किया है, उनका वॉल्यूम आपस में बराबर है, क्योंकि जितना यहाँ सॉलिड ने बढ़ाया उतना वहां लिक्विड ऊपर जाएगा। तो ये कितना है, a इंटू जेड, और वो कितना है 4a इंटू एक्स, नहीं 3a इंटू एक्स। ठीक है, तो z की वैल्यू 3x मिल गई, x की वैल्यू z/3, तो ये टोटल 4z/3 आ गया, है ना। अब अगर अपथ्रस्ट पूछा होता इस पे, जो पूछा नहीं लेकिन फिर भी पूछा होता, तो एक्स्ट्रा बायंसी, एक्स्ट्रा फोर्स कितना आता? तो एक्स्ट्रा फोर्स आता डुबाने पे रो a 4z/3g आता। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन में 2π√m/k लिखते, k में ये आता 4/3g। झिलाए कुछ क्या कहा मैंने? है ना? ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता अगर SHM टाइम पीरियड वाइम पीरियड पूछा होता तो। चलो, अब हमसे टाइम पीरियड नहीं पूछा, लेकिन हमसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो वो तो हम निकाल ही पा रहे हैं कि इसकी, अब हम कह पा रहे हैं इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी v/3 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों, और इसकी डेप्थ का रेट ऑफ चेंज 4v/3 है। झिला? डेप्थ सबमर्ज्ड का रेट ऑफ चेंज 4v/3। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम कंजर्व करने का। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ वाटर, ठीक है, ये पूछा है, निकाल लेंगे अपन। पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ वाटर दोनों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस, ये क्या मतलब? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस वेलोसिटी दी है, हाँ वही सीधा हाथ आएंगे इस पे। हाँ वेलोसिटी दी नहीं थी, पता नहीं समझ में ही नहीं आया कैसे काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? पोटेंशियल में z वाला टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस ये हाफ mv² से सीधे नहीं आ जाएगा। वेलोसिटी उन्होंने खुद ने दे रखी है ग्राउंड के फ्रेम में, और हाफ m मास लिखना है बस। अब ये 2/3 कहां से बन जाएगा इसमें? शायद एवरेज पूछी होगी। ये बहुत अजीब लग रहा है क्वेश्चन 12। पूरी आइस का v नहीं है ना वेलोसिटी? पता नहीं। हाँ पोटेंशियल, चलो देखते हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज पूछा है वाटर का, कैसे निकालेंगे? यहां का जो पानी था वो यहां आ गया, फील आया? तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, बाकी चीज तो चेंज हुई नहीं। पक्का समझ गए? मैं ये कह रहा हूं, ये वाला पानी, ये सेम फिगर है, तो वो पानी जो यहां मौजूद था, अब वो पानी यहां मौजूद है, फील आया? तो इस हिस्से का हम देख सकते हैं कितना है पानी, ये z है, ये लेंथ कितनी थी? नहीं, ये z ही थी ना, हाँ z थी, तो z वाला, तो एरिया इंटू z इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था? h प्लस z/2, सही है। अब कहां है? 0 माइनस x/2। कुछ आया समझ में?
हाँ सर। ये इधर आ गया ना इस हाइट पे, x/2 हाइट पे। तो ये आया रो ए जेड, h तो कटा ही नहीं, h प्लस z/2 प्लस x/2, x कितना है, z/3 है ना, z/6। तो रो ए जेड h प्लस z/2 2z/3, ये आंसर है। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, यही है क्या आंसर? डी एच ही है। डी एच ही है। डी क्या चीज है, डी कहाँ से आ गया नया? डी हाइट ऑफ आइस है। ओके, कहीं दे रखा है क्या इन्होंने? लास्ट ओके, एच ही डी है ना। तो ये आंसर आ गया, पक्का समझ में आया? काफी मजेदार क्वेश्चन था। पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ वाटर हो गया है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आइस की तो काइनेटिक एनर्जी सीधे हाफ mv² होगी ना, पूरी 2/3 टर्म कैसे बन जाएगा? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं रुको इसको देखता हूँ क्वेश्चन क्या था असली में। आंसर क्या दिया? डेंसिटी भी वाटर की यूज की हुई है, आइस आंसर की क्या दिया? नहीं तो ये 2 आगरा चेन्नई है आंसर, चेन्नई तो है आंसर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस इसके टर्म में आ कैसे जाएगी? उन्होंने जो सेकंड लास्ट लाइन लिखी है ना, हाँ, उसमें ये भी लिखा है कि बॉटम के नीचे वाला पानी मूव ही नहीं कर रहा, वो लेकिन तो अपन ये ने कहना तो नीचे से ऊपर नहीं वो पहुंचाया ये है। कहना चाह रहे हैं कि ये रेस्ट पे है पानी, जब ये dx इधर का पानी इधर से उठ के यहाँ आ जा रहा है, तो नीचे का पानी मूव तो उस किया ना, dx के नीचे मूव नहीं कर रहा है। जैसे अभी ये x साइड थी, कुछ देर बाद ये x माइनस dx हो गया, है ना। तो जो dx वाला हिस्सा ये dx है, ये वाला हिस्सा उठ के ऊपर आ गया, इसके नीचे वाला मूव नहीं कर, इसके नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे अभी भी ये दिक्कत है 2/3 कैसे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस में, तो मैं देखूंगा, अभी फिलहाल छोड़ दो, बाद में। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना पूरा? हाँ। चलो प्रिज्म वाला हो गया, वही है, पानी ऊपर भर दो। इसमें सर 15th वाले में वो टेंशन, वो सरफेस टेंशन का रोल बता दीजिए। सरफेस टेंशन है इसमें। नाउ स्ट्रिंग इज कट, styrofoam is allowed to come to surface, ठीक है। The point mass is to be placed symmetrically on upper surface such that it is in equilibrium with its base. In equilibrium position surface tension angle of contact हमारा 0 है। ये अंदर भी भरा बाहर भी भरा पानी, थोड़ा सा। हाँ ये क्या है, वायर का वायर फ्रेम है क्या ये? नहीं सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, वो अंदर का अंदर पानी कैसे आ गया इसके? वो गलती से भर दिया है, अंदर नहीं। अंदर सर पॉइंट मास के प्लेस करने के पहले ऐसा फिगर था, उसको प्लेस करने का अंदर होता है सर। पता नहीं, जैसा नहीं बिना अंदर माने आ रहा है। पैराग्राफ ऐसा है फिगर, ऐसे ही है फिगर मेरे ख्याल से। अब मैं पढ़ना नहीं चाह रहा इतना बड़ा पैराग्राफ। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक टेंशन टी इधर आएगा, एक टेंशन टी इधर आएगा, mg इधर आएगा, अपथ्रस्ट इधर आएगा, स्टायरोफॉर्म का खुद का mg इधर आएगा। तो ये टेंशन का जो सामने वाली में भी तो आएगा। टेंशन टेंजेंशियल आएगी सरफेस में। और सामने वाला कौन सा? सामने वाला फेस जो परपेंडिकुलर है। हाँ जो भी होगा, ये ऐसा नहीं कि ये वाली लेंथ इन्फिनिटी है हमारे सामने की, नहीं लेंथ बड़ी है, लेंथ कैपिटल है। ठीक है तो पूरा ले लेंगे अपन। ये कह रहे हो ना कि पानी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इधर भी आएगा फोर्स, एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, ऐसे 4 फोर्स आएंगे टेंजेंशियल में, है ना। तो ये लेंथ अगर क्या, हाँ ठीक है समझ गया ना, सॉलिड नहीं है ना, मैंने भी शायद वायर ही मान लिया। ये TL और यहाँ से भी ये शायद TL/2, ये लेंथ TL/2 नीचे, यहाँ से TL/2 नीचे। हाँ चलो ठीक है। और ये वर्टिकल ही लग रहे हैं, ये वर्टिकल ही, लेकिन इनमें एंगल 30 डिग्री है, तो 2 TL/2 और है।
30 डिग्री कैसे? क्यों? टेंजेंशियली तिरछा नहीं लगेगा ये? प्रिज्म 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है। हाँ अब जो भी है यार निकाल लो अपने हिसाब से। हाँ ठीक समझ। 45 40 कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट हाँ। बड़ा सिंपल है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि सरफेस टेंशन के जो फोर्स आएंगे इनमें सरफेस टेंशन में ही दिक्कत आएगी। ये पैरेलल टू सरफेस है, ये पैरेलल टू दिस सरफेस है और ये वर्टिकल है। तो ये कितनी लेंथ है? L। तो ये T इंटू एल बाय टू नीचे, T इंटू एल बाय टू नीचे, ये T इंटू एल तिरछा, ठीक है। अगला सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हम दो प्लेट के बीच में वाटर की ड्रॉप रख देते हैं ना, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला रहता है कि T बाय R1 प्लस T बाय R2 टाइप से, इसमें R1 R2 अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब साइन के साथ लेना होता है या फिर मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। चलो डायग्राम शोज क्रॉस सेक्शन। सर इस क्वेश्चन में ऐसे ही है ना कि मतलब वो x को चेंज करते हैं तो उसे टॉपल करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। हाँ। टू नाइफ एजेस, दूसरी एज क्या? ओके ये एज है, ओके ठीक है। हाँ तो टॉपल करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना। हाँ तो वो x इक्वल टू r पे रिएक्शन देखेंगे, वो उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस भी तो करेंगे ना। हाँ तो इस पे ऐसा आएगा ना, इस तरह के कंपोनेंट आएंगे ना। हाँ बिल्कुल। 16 का कोई मैच रिएक्शन नहीं आ मैच रहा है। चलो रिएक्शन मैच नहीं करते। ओके, इस पे आएगा फोर्स इधर, इस पे फोर्स आएगा इधर, इस पे फोर्स आएगा यहाँ, इस पे आएगा R/3 पे, ठीक है। रो जी एवरेज प्रेशर इनटू सामने की लेंथ में मान रहा हूं L, है ना। इसका आएगा कितना? प्रेशर कितना है? रो जी आर एक्स एल। इस पे एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल। और ये क्या है? अंदर तो लेंथ कांस्टेंट ही है ना। तो अब हमें ये एवरेज प्रेशर, तो ये आ जाएगा अपना मिड पॉइंट पे, है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब R/2, तो रो जी R/2 RL, ठीक। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया वर्टिकल में, लेकिन इसका मास का रोल नहीं। अब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो R/3 पे ही आएगा। तो ये तो कट ही गया वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का तो कट ही गया। हाँ वर्टिकल का जरूर आएगा, वर्टिकल का ये आएगा। इसका वॉल्यूम πr² इंटू L इंटू रो जी। अब बताओ क्या कह रहे हो? हाँ ये कह रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ ये दो तो कट गए ना हॉरिजॉन्टल वाले। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे देखा कर्व्ड वाले के लिए? किसका? ये दूसरे पार्ट के लिए सेमी क्वार्टर, मतलब इसका क्वार्टर ऑफ इसका सॉल्व किया था। हाँ तो सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम लाइन पे बना दिया ना जो अपन ने उसके लिए बनाया था। सेम लाइन पे होगा ना, इसके प्रोजेक्शन पे जो आएगा वही इस पे आएगा। वो और भी इसका प्रोजेक्शन ही ये है, जब इसका जहां था तो इसका भी तो वही होगा। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्ट नहीं करता है, वैल्यू निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू लेते हैं। एक्ट तो कहीं और करता है, एक्ट तो H/3 पे करता है, याद करो। इसका प्रेशर भले ही रो जी H + 0/2 आएगा, समझ गए, इनटू AH, लेकिन ये एक्ट करेगा यहाँ से H/3 पे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे ये ऐसा बनता है, ठीक है। तो जो आएगा आंसर क्या, ये निकाला था इंटीग्रेशन से निकाला था। BCC वाले का आपने R/3 नहीं माना था, मतलब निकाला है। BCC का R/3 तो है, सेम ही तो होगा। BCC का भी R/3 होगा। और क्या? इसको मैं ऐसे सोचा कि जैसे सिर्फ मैं O C और B लेता और उसमें ऐसे ही पानी भर देता, वो तो पलट जाता। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, इस पे जो फोर्स और इस पे फोर्स बराबर आएंगे। हाँ तो जो टॉर्क इसका आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के सेम है। अच्छा ठीक, ऐसे ठीक, समझ गया ना। समझ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम थी इसलिए ऐसा किया। चलो
तो हॉरिजॉन्टल का कट गया, वर्टिकल का जो है आंसर आएगा, और वर्टिकल किस पॉइंट पे लगेगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? और इसका r/π, 2r/π नहीं, 4r/3π। सही है। चलो, तो अब क्या पूछा है? x इज डिक्रीज। 2r/π होगा। क्यों? डिस्क है ना। अच्छा डिस्क, ठीक ठीक। चलो, फॉर x इक्वल टू r द रिएक्शन एट b। तो निकालो अभी x के टर्म में। यही बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा था। चलो देखते हैं। तो इसका टॉर्क आया b पे ρg r x l x/2। उसका टॉर्क आया l ρg इंटू 4r/3π। तो x की वैल्यू ये है। एक क्या हुआ? ये क्या हुआ? जो ए पे हिंज है उसकी वजह से भी ए पे हिंज है, ये तो टॉपल हो गया ना, टॉपल करने की कंडीशन है ना। ऐसा है क्या? टॉपल नहीं हो रहा है? मैंने टॉपल की कंडीशन निकाली है। टॉपल तो नहीं करना है। टॉपल नहीं करना होगा। इतना गंदा? तो फिर पहले हम r1 प्लस r2 की वैल्यू दोनों के वेट के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ये कंडीशन थी। इतना गंदा नहीं बट हाँ, लेकिन गंदा। R1 R2 वो उसमें होंगे ना, कुछ कंपोनेंट नहीं है क्यों? मतलब वो क्योंकि उनको ये फोर्स बैलेंस करना होगा ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल करते रहेंगे बैलेंस, वर्टिकल में तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ना। ये वर्टिकल है, वर्टिकल। हाँ ठीक है। तो देखते हैं आंसर्स में इतना निकालना भी है कि नहीं। फॉर x इक्वल टू r, नहीं निकालना है, सही में निकालना है। गंदा नहीं था। हाँ थोड़ा गंदा गया था बस। इसको स्टार पुट करने r1y प्लस r2y 4r/3π कैसे लिखा? यहाँ पे तो sin इसका θ/2 by θ/2 लेते इसका हैं ना। सेंटर ऑफ मास सॉलिड का, इसका सेंटर ऑफ मास। वो तो हमने sin इसमें- θ/2 डिवाइड बाय sin θ/2 निकाला था। इसमें ओके अबाउट टॉर्क ले लेंगे ना तो उससे अच्छा बन जाए। एक तो सर्कुलर पार्ट का टॉर्क आएगा ही नहीं। तो रिएक्शन का टॉर्क, इसकी रिएक्शन तो दो है ना, r1 r2 होगी बी ना। का हमें भी क्या पता? नेट। हाँ तो हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? ओके अबाउट टॉर्क ली। हाँ तो R/y कट गया और एक R3 में इक्वेशन मिल जाएगी ना इससे। r2 और r4 का क्या करोगे? ये थोड़ी ना मानने, ये तो मैंने नहीं माना, पता नहीं इससे आ गया तो। क्यों? हमें क्या पता रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक। 2 नाइफ एजेस ईच ऑफ लेंथ b, क्योंकि फ्रिक्शन हो सकता है ना। हालांकि नेट फ्रिक्शन 0 होगा। r4 और ये हॉरिजॉन्टल में सब कट जाएंगे, पता है, बिल्कुल सही है। ये आएंगे ही नहीं, 0 होंगे ये। क्यों? क्योंकि जब हम इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो इसकी इस पे जो फोर्स आ रहा है ना, इसको ये बैलेंस कर दे रहा है। और अगर बीच में से काट दोगे तो इस पे जो आ रहा है उस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला बैलेंस कर देगा। तो जरूरत पड़ेगी नहीं किसी और की। क्यों? बड़ा सिंपल है। इस पूरे को एक सिस्टम मानो। तो क्या सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स है? सही बात, समझ गया। जब हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो टेंडेंसी नहीं है हॉरिजॉन्टल जाने की। तो ये रिएक्शंस वर्टिकल ही आएंगी, R1 और R2। ठीक है। अब अगर ये दोनों वर्टिकल हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो बच्चा सही कह रहा है। अगर हम इसके अबाउट टॉर्क ले लें, पानी का या जिसका भी, तो इसके अबाउट टॉर्क लेते तो क्या होता? ये जो रिएक्शन फोर्सेस हैं ये नहीं आते फिर, है ना। हालांकि हम जैसा कर रहे थे हम फिलहाल वैसे ही करना चाह रहे हैं। तो इस पे m1g, इसका m2g, तो r1 प्लस r2 की वैल्यू m1g प्लस m2g, और दूसरा हमारा टॉर्क इक्वेशन लो। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आंसर आ जाए, है ना। तो समझ गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा है? हाँ समझ। तो बाकी क्वेश्चन में अब कुछ ऐसा है नहीं, दूसरे में टॉपल कराना है। हाँ ठीक है, ट्राई कर लेना। मैं इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढूंगा, मेरे पास हैं शायद कहीं, तो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले खुद ट्राई कर लेना अच्छे से। चलो 18, 19, 20। आंसर शायद एक आगे की तरफ है। 19 का 5 आ बता रहा दीजिए। आंसर एक को आगे करके नहीं 19 आगे सर है तो रहता है ऐसा। 18 का आंसर क्या है?
40 ये सही है। 18 का तो सही है, 19 का A block of wood is floating in water such that 1/3 of it is submerged in water. Then same block is floated. 1/2 is submerged. Now mixture of water and alcohol are taking. What is the density? है तो वहां टप्पा 1/3 is submerged in water, तो इसकी वैल्यू 1/3 है. 1/2 of volume. तो इसकी डेंसिटी क्यों? वो आपने लिख वो सर उसकी लिखी सॉलिड की. हाँ ये तो वुड की है ना. वुड 1/3. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1. डेंसिटी ऑफ ऑयल ये आधा ही डूबा है. 2/3 हो जाए. हाँ 2/3. अब हमने बराबर वॉल्यूम मिक्स किया, पता नहीं किसी का है ना. वाटर और अल्कोहल अगर बराबर वॉल्यूम है तो डेंसिटी एवरेज ले सकते हैं, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. तो 1 और 2/3 का एवरेज 2 बाय कितना बना? 5/6. सही है. और 5/6 इसका है, 1/3 इसका है, तो फ्रैक्शन समझ ये आएगा 2/5. तो आंसर 2/5 नहीं. नहीं. चीज पूछनी जो मिक्सर था ये मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया था बट लेकिन वो मेरे को एक चीज डाउट हो रहा था इनिशियली कि वो इमिसिबल नहीं है कि नहीं. अंडरस्टूड है, तभी मिक्सचर का मीनिंग है. हाँ तो वही वो इमिसिबल जनरली नहीं लिखा होता ना अगर मिक्सर. अरे मिक्स हो रहे हैं, तभी क्वेश्चन का मीनिंग है. तभी तो मिक्सचर का आपने डायरेक्ट डिवाइड क्यों कर दिया ऐसे? मतलब डायरेक्ट डिवाइड करना से सही है क्या उसके लिए हाइट के लिए? क्यों? ये पूरा मिक्सचर है जिसकी डेंसिटी 5/6 है, इसकी डेंसिटी 1/3 है, तो ये हाइट क्या आएगी? अच्छा ठीक है जी. मैंने मिक्सचर का मीनिंग ही है कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो चुके हैं. ऐसा नहीं है कि ऑयल ऊपर वाटर नीचे. पहले वही बात था. अरे यार उसमें तुम्हें ये डाउट नहीं है कि ऑयल कितना बड़ा है? हाँ इसलिए मेरे को क्वेश्चन फिर हो सकता है ऑयल अकेले ही बैलेंस कर ले. हाँ समझ गया क्वेश्चन, बाद में समझ आता. आंसर क्या दिया है उसका? 4 ही दिया है. 40. हाँ सही. 40. ये तो ऑर्डर सही है इसका 40. चलो अगले का आ रहा था. 5 पीछे दिया है 5, कुछ और दिया पीछे एक शिफ्ट करके दिया है. जो 20 का आंसर है वो 5 दिया है पीछे. कौन सा? गाइडेड रिवीजन 1 2 1 है ना. 40 के बाद 7 और 5. 40 का अगला 7 है, मतलब 19 का 7 आ रहा है और इसका 5 आ रहा है. नीचे वाले का एक आ रहा है. ऐसा है? नीचे वाले का एक आ रहा है. 19 का 7 और 20 का फिर एक आएगा, मतलब एक आंसर शिफ्ट करके दिए सारे. ओके. और फिर लास्ट में कहीं तो कंजर्व होगा ना टोटल. लास्ट वाले का आंसर सही है, दो का आंसर सेम दिया है. मतलब ओके 25 से तुमने अंदाज लगा लिया. 25 का मैच कर रहा है. 25 का नहीं, एक बार समझा दीजिए. 25 का πd²s/2d. पता नहीं आंसर तो शायद इसी का है. मतलब बेसिकली 30 और 24 का आंसर एक ही है, दो वो एक साथ दिया. पीछे से आते हैं. वाटर विथ वेट्स द सरफेस स्टक बिटवीन टू पे, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d. डायमीटर ऑफ द ट्रैप्ड वाटर ये है ना. इसके अंदर एक ड्रॉप डल गई है ना. तो ड्रॉप कुछ कांटेक्ट वेट कर रही है, तो ड्रॉप कुछ ऐसी होगी. पता नहीं ये समझ पा रहे हो कि ये समझ पाए ड्रॉप कैसी दिखेगी? ठीक है. ऐसी दिखेगी. ये वही है ना जो सिलेंडर में होता है. हाँ लेकिन अंदर की तरफ कर्व्ड होगा. तो अब जो फोर्स आएगा, हमें एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो प्रेशर की वजह से लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर P0 - 2T/r. 2T/r क्यों होगा सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग है ना. रुको तो. is stuck between two, the distance between plates is d. ये डिस्टेंस d है, तो r की वैल्यू d/2. तो T/d होगा. T/r. T/r. हाँ वही T/r बन जाएगी. T/r. क्योंकि एक ही कर्वेचर है इसी डायरेक्शन में. यही है ना. दूसरे डायरेक्शन की तो कर्वेचर बहुत ही बड़ी है. तो ये आया अंदर का प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस आया T/r इनटू एरिया πd². तो 2T/d इंटू πd²/4 ये फोर्स आएगा.
तो पाई डी स्क्वायर टी बाय 2t, ये फोर्स होना चाहिए। सर लेते तो हम दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। सही है, यही एक तो टी बाय टी दूसरी डिवाइड बाय निगलेक्ट कर आर। दी, दूसरी निगलेक्ट कर दी, ये वाली रेडियस बहुत बड़ी है। ठीक ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस होगा ना, वो उसकी एक सर्कल आपने जो बनाया, हाँ, उस पे भी सरफेस टेंशन नहीं लगेगा? क्यों, ले तो लिया कितनी बार, सरफेस टेंशन की वजह से ही तो प्रेशर लिया। नहीं, फोर्स जो होगा वो सरफेस टेंशन की वजह से नहीं है, तो मुझे ऐसा प्रेशर लगा। में आ तो गया, कितनी बार रोल लोगे, ये प्रेशर में नहीं आ मेनिस्कस गया, में है अंदर ना? का प्रेशर कम हो गया। इसका मेनिस्कस है ना? प्रेशर पी नॉट माइनस टी बाय आर है ना, हाँ ठीक है। तो कम हो तो गया प्रेशर। सही है, ठीक इसका है। खुद का वेट तो निग्लिजिबल ही है ना, वेट तो काउंट ही नहीं करना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें पुल लगाना पड़ा। नहीं, मैं कह रहा था कि आपने जो पी नॉट माइनस टी बार लिखा वो मेनिस्कस के थ्रू आपने लिखा। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपने ऊपर टॉप सरफेस बनाया लिक्विड का सर्कल का, उस पे भी तो सरफेस टेंशन लगेगा ना? क्यों लगेगा, वो तो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है ना सरफेस, अच्छा, कांटेक्ट ये में भी सिर्फ ठीक है। बाउंड्री है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है ना। चलो 24 तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। एक बार बता दीजिए। इसका फिगर नहीं समझ आया। Two vertically submerged partially wetting liquid form a wedge when angle edge of this wedge is vertical, the density of the liquid surface tension, the contact angle, the height partially in a vertical plates है ना, form a wedge with a very small angle। vertical लिखा है और wedge बना रही हैं, ये क्या मतलब, ऐसा होगा, समझ गया, ऐसी हैं। आ गया समझ, ये थीटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये height h to which liquid rises, ये ऐसा लिक्विड, ये ऐसा है ना। एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम एज, तो ये लिक्विड ऐसे भर गया होगा, शायद ऐसे बना, ऐसे बना होगा, या है समझ फिगर कुछ। हाँ हाँ। तो जो x पे हम हाइट निकालेंगे इस डिफरेंशियल पार्ट के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, इस डिफरेंशियल पार्ट की, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल पार्ट का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम होगा ये x है, ये dx है ना। तो इसका मास mg नीचे है और t इंटू डी एक्स ऊपर है, सही है। इसका r थीटा, r कितना है, x थीटा इंटू हाइट h इंटू dx इंटू g रो जी। तो t बाय 2 x के टर्म में आंसर आना है, x कहाँ आया, x नीचे आ गया, तो आया कितना 2t बाय x रो g थीटा, ये आया आंसर। तो 2 आया इसका आंसर, 2 नहीं है, 2 ही है। क्वेश्चन आया जो समझ में? आपने TDX माना है ना, उसमें कोई एंगल नहीं आएगा क्या, मतलब क्यों आएगा, TDX वर्टिकल ही है वो तो। एक बार बना दीजिए वो अरे वो तो अपन नेग्लेक्ट कर दो तुम उसको, बहुत स्मॉल एंगल थीटा है। तुम ये कह रहे हो ना टी थोड़ा तिरछा होगा, तो उसका कॉस कंपोनेंट आएगा, और कॉस हाँ, थीटा हाँ, 1 ले हाँ। लेंगे हम, डेल थीटा छोटा लिखा है देखो। अच्छा ठीक है। तो वो कॉस थीटा आता टी के साथ, तो हमने उसको 1 ले लिया। यही कह रहे हो ना कि ये तिरछा है तो टी इधर आएगा, हाँ। ये एंगल डेल थीटा होता, नेग्लेक्ट मार दो। सर ये यहाँ पे एक्स थीटा लेना सही रहेगा, दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, सर क्वेश्चन आया आप समझ, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी थी क्वेश्चन की। सर आपने एक्स के संग सिर्फ हाइट बढ़ाई है, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी ना, जो कॉमन है जो वहां पे भी तो ऊपर होगा। अरे घटेगी बढ़ेगी मुझे पता ही नहीं था बढ़नी है कि घटनी है, तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि उल्टा है, ऐसा बनेगा दरअसल फिगर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ। अरे कुछ नहीं, हाइट एक्स के साथ घट रही है, एक्स के साथ घट रही है, एक्स नीचे है ना हाइट में, और मैंने तो एक्स के साथ हाइट बढ़ाई है ना। तो बस वो फिगर सही नहीं है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, फिगर ऐसा होता बस।
ऐसा। ठीक, चलो क्वेश्चन 23। तो इसमें पाई की एरर आ रही थी। देखते हैं। ओके, एज ऑफ मेनिस्कस थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। ये ऐसा आपने बताया था, आ चुके हैं सर आप, बताया था क्या? क्वेश्चन करवा चुके हैं। मीटिंग में बताया पूरा था। बताया था। हाँ कब तुम लोगों को बताया था? हाँ बताया था ना। प्रेशर निकल पाया था। ओके, ठीक ठीक ठीक। अदरवाइज तो ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, नहीं बताया होता तो। ये बस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए पॉइंट का निकालते हैं टीएल हाँ एवरेज प्रेशर। ये इसके हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना। तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, लेकिन अंदर पी नॉट माइनस रो जी एच, तो एवरेज लेना पड़ेगा। तो बता चुका हूँ, तो फिर क्या को रिपीट करूँ? उसमें सर एक चीज पूछनी थी, देखो इसमें जो आपने प्रूफ कराया था ना इसका, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था सिर्फ इतने हाँ हिस्से का, हाँ बिल्कुल, है ना। अब इस पे अगर देखें तो टेंशन टी का फोर्स किधर है, तो ये ट्यूब इसको खींच रही है, तो टी इधर है ना। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर थीटा होता, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो वेरिएबल है, ये यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो यूनिफॉर्म है ऐसे। ठीक, लिख दूंगा इक्वेशन। तो हाइट h है, तो ये फोर्स हमारा कितना है, पी नॉट माइनस रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया। यहां से जो ये लगता वो पी नॉट इंटू एरिया ही होता। ठीक, और जो टेंशन का एक टी का कॉस थीटा इधर होता, तो टी कॉस थीटा इंटू लेंथ एल परपेंडिकुलर प्लस पी नॉट माइनस रो जी एच, नहीं शायद माइनस है ना, ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है माइनस, प्लस पी नॉट माइनस रो जी एच बाय 2 इंटू ए इंटू एच, एल इंटू एच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एल इंटू एच। लेकिन ये मेरा सरफेस टेंशन का फोर्स गलत क्यों आया? ओके, मैंने क्वेश्चन ही गलत ट्रीट किया, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। एक मिनट समझ लो, ये जो बनाया था मैंने गलत फिगर बनाया था, ये इधर आएगा, इधर का तो लिखा ही नहीं मैंने, और वो टेंशन वर्टिकल हो जाएगी। हाँ ये टी इंटू एल आएगी, और ये वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री दे रखा है, तो इसका रोल आएगा नहीं, तो इसका आएगा ये टी इंटू एल प्लस का आएगा। तो अब पी नॉट ए एच कट गया, आंसर आ गया होगा। तो टी इंटू एल रो जी एच बाय 2 एल। ये केवे क्या है? के की वैल्यू निकाल ली, कांस्टेंट है वो, उसी की वैल्यू देखो। कटेगा नहीं, वो h स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट एंगल होता है वो वर्टिकल से होता है ना, ट्यूब के वर्टिकल से। वर्टिकल के साथ, हाँ 0 डिग्री है ना एंगल। हाँ ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल। हाँ वही पूछना था, हमेशा ये सरफेस के साथ, हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस इन कांटेक्ट के साथ होता है। ठीक, तो जितना यहाँ समझ लाइट गया। हाँ, हाँ ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये वाला, हाँ हाँ ठीक है। ये 0 डिग्री दे रखा है। चलो 23, 22, 21 हो गए। 23 का 2 आएगा ना, 22 का कितना है? 22 का 4 आया, 22 का 4 आएगा। पीछे क्या दिया है? आंसर मैच कर रहा था वो 22। एक शिफ्ट करके पीछे वो शिफ्ट ही सही हुआ। नहीं है। चलो तो अब 4 कर लो, हो तो अब मैनेज कर इसमें लो। सर ये तो 22 में इंटीग्रेशन करना है, ये तो हाँ इंटीग्रेशन करना था, है ना, यहाँ से dx लेके। हाँ उसमें एनालॉजी वही लगती है ना, टॉर्क में बस ओमेगा बाय ओमेगा ग्रेडियंट आ जाता है। टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, ईटा ए ओमेगा एक्स वेलोसिटी बाय एच इनटू रेडियस एक्स, ये टॉर्क है। एरिया की वैल्यू 2 पाई एक्स dx, ये इंटीग्रेशन का dx मिल गया अपन को। इंटीग्रेशन कर दो। फोर्स लिखना समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत। क्या? ये फोर्स लिखना समझ में नहीं आया। अरे फॉर्मूला लगाया, ईटा ए डेल वी बाय डेल वाई, अच्छा ठीक है, विस्कस वाला। हाँ ठीक ये है। डेप्थ है ना, ये डेप्थ की तरह काम करेगा एच।
चलो तो अगले पे आ जाए। सर एक 20 वाला भी बता दो। और यार हर क्वेश्चन करवा रहे हो तुम लोग। Shows a container filled with water. The equation of shape of the curve when there is small hole, the ratio of time taken for height of the water level to reduce. Okay. तो किसी भी समय हम हाइट मान लें y। तो यहां से पानी आता √2g/y। तो यहाँ वेलोसिटी होती एरिया टाइम्स a/a √2g/y। ये आता dy/dt। सही है। अब a क्या है? a हमारा x का फंक्शन है। तो फंक्शन दे रखा है तो एरिया की वैल्यू कितनी है? y kx² है। तो अब हमें शायद ये एरिया निकालना है। हाँ y कट जाएगा। एरिया कितना है? कैपिटल ए की वैल्यू कैपिटल ए पाई एक्स स्क्वायर है, वो कट जाएगा। कट जाएगा। क्या पाई x² है? कैपिटल ए की वैल्यू हाँ पाई x² डालेंगे और y को x की पावर 4 है √y। ओके वो x वाला टर्म ही कट गया। हाँ तो कांस्टेंट तो मजा आ गया। और क्या? हाँ x वाला टर्म ही कट गया ना, है ना? नहीं तो फिर अपन को डिफरेंशियल सोचनी पड़ती है ना, क्योंकि y भी है इसमें, x भी अगर नहीं कटता तो एक को एलिमिनेट करते, x को एलिमिनेट कर देते, y के टर्म में छाप देते। हाँ वो भी अच्छी 21 वाला बस एक और r/√2 क्वेश्चन लगेगी। 21 में यूनिसिटी में दिया है पूरा डेरिवेशन। A liquid flowing through a horizontal tube, viscosity if liquid, एक मिनट, liquid is flowing through a horizontal uniform having constant pressure difference. The velocity of liquid at the axis of the cylinder is v0. Coefficient of viscosity is eta. Liquid at distance r/0 from constant potential difference दे रखा है P1 minus P2. Velocity of liquid at the axis of cylinder, axis पे है v0. And coefficient of viscosity is eta. The velocity of liquid at distance r0 by √2 from axis. तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 0, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी v, है ना? तो अब इस पे हम टोटल प्रेशर फोर्स निकाल लेते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। लीनियर वेरिएशन नहीं लगा सकते? कैसे? वो आपने बताया था ना, लीनियर वेरिएशन का ही वो बनता ट्रायंगल। अब वो बनेगा, वो कैसे पता? हम ऐसे करेंगे, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी v माइनस dv है ना, dr लेंथ की। तो इस पे जो ड्रैग आएगा, तो हमने क्या किया, यहां से एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर पे ड्रैग देखा, तो ड्रैग ऑन सिलेंडर ईटा a del v by del y। तो ईटा इसका एरिया 2 पाई इंटू r dr, ये आता सिलेंडर पे ड्रैग। और वेलोसिटी का डिफरेंस दोनों तरफ कितना होता? v माइनस dv। तो dv बाय dy। अब ये हम इंटीग्रेशन कैसे करते? dr की जगह l है ना, 2πr होगा एरिया, 2πr l थीटा a में एरिया 2πr सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ बाई आर एल, है ना? अब इसके नीचे की लेयर में वेलोसिटी v है, ऊपर की लेयर में वेलोसिटी v माइनस dv है। तो dv अपॉन dy, और dy ही dr है, dr है। तो ईटा 2 पाई r l, तो dv बाय dr। ये df आया है ना, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा अपॉन एरिया, डेल्टा p आया है ना? इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dp इंटू 2 पाई r dr। कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है? क्या क्या मतलब है? तो यही कि हमें इस हिस्से के लिए फोर्स बैलेंस करना है, तो इस हिस्से पे जो ड्रैग आएगा उसी की वजह से प्रेशर डिफरेंस है, और ड्रैग आएगा ईटा इंटू 2 पाई आर एल इंटू डीवी बाई डी आर, ये ड्रैग है। तो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया के बराबर कर दिया था इस फोर्स को, अगले वाले सीएम की। नहीं तो ये तो डीएफ निकला ना। हाँ
कोई थोड़ा सा डाउट लग रहा था उनका डेरिवेशन, क्योंकि ये df निकला dv को dy से डिवाइड किया, तो ये कुछ फाइनाइट टाइप का नहीं आ गया। इसमें एलिमेंट क्या चीज है, एलिमेंट्री चीज क्या है? क्योंकि प्रेशर के हिसाब से P1 माइनस P2 इंटू 2πRL 2πr/dr ये बनेगा। तो यहाँ पे भी ये टेंडिंग टू 0 बनना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। उन्होंने 2πr/dr की जगह πr² लिखा है ये। वो तो चलो टोटल है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू πr² है। ये पाई मतलब पाई स्मॉल r²। मतलब वो मुझे थोड़ा गलत सा लग रहा है ये ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कि इस पूरे को सॉलिड लिया, इसकी वेलोसिटी v मानी, यहाँ इसको लेना, क्योंकि इसकी टॉप की लेयर की वेलोसिटी v है, इसके ऊपर लेयर v प्लस dv है। ये मुझे सही नहीं लग रहा है। और इसके लिए ये हर लेयर इक्विलिब्रियम में, तो एक मिनट, अगर मैं इस पूरे ट्यूब को मान लूं तो सब इंटरनल हो जाएंगे, है ना? तो इसका आएगा कितना, ईटा इंटू 2πr। अंदर में ड्रैग लग रहा होगा, हॉलो सिलेंडर मान ले तो रुको, तो p इंटू πr², डेल्टा p इंटू πr²। तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये सब इंटरनल फोर्सेस हैं, तो इस पे जो ड्रैग आएगा, टॉप लेयर की वेलोसिटी v, उसके जस्ट ऊपर v प्लस dv, तो ये ड्रैग आएगा इस पूरे कंप्लीट सिलेंडर पे, और उस ड्रैग को ये प्रेशर इंटू πr² बैलेंस कर रहा है, यहाँ से P1 यहाँ से P2, तो डेल्टा p इंटू πr² ने इसको बैलेंस किया। तो ये रिलेशन अपन को मिल गया dv और dr में। तो P1 माइनस P2 अपॉन कुछ कट रहा है, ईटा 2π 2r/L dr। तो ये वेलोसिटी आ गई P1 माइनस P2 r²/2 4 ईटा L। सर ये ड्रैग का ट्वाइस नहीं होना चाहिए था। अगर हम लोग हॉलो सिलेंडर मारे तो अंदर भी तो लग रहा है। ये मुझे वो ड्रैग नहीं, सॉलिड माना, सॉलिड एक पावर r पे पावर 4 आना चाहिए कुछ, मुझे ऐसा याद है कि फॉर्मूला वॉल्यूम में आती है, पावर 4 में, वॉल्यूम में आती है, वेलोसिटी में नहीं। ओके, वॉल्यूम फ्लो में है, वॉल्यूम फ्लो रेट आता है। ठीक है, कहाँ हो रही, ये तो v वेलोसिटी है ना। हाँ, तो ये तो हमने क्या किया, तो किसी भी सिलेंडर को माना और सिलेंडर पे फोर्सेस हमने बराबर कर दी। एक प्रेशर की वजह से जो फोर्स का डिफरेंस था, और जो इस पे आउटर लिक्विड जो ड्रैग मान रहा था, हर समय कट रहे हैं। ठीक है, अपने हॉलो सिलेंडर को नहीं मान सकते। प्रेशर में अपन कॉन्टैक्ट मान लिया सिलेंडर से। क्या प्रेशर में अपन हॉलो सिलेंडर को नहीं मान सकते। हॉलो सिलेंडर मानने में एक जो गलती की थी, एक ड्रैग ऊपर था, एक ड्रैग नीचे था। हाँ वही लग रहा था, दो ड्रैग लगेंगे ऊपर और और नीचे। एक ड्रैग एक तरफ पीछे लगेगा, एक ड्रैग आगे, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक बार और। तो वापस से रिजल्ट जो हमने क्या किया था, एक ड्रैग लिया था v प्लस dv, एक v माइनस dv वाला होगा, एक ड्रैग इधर लगेगा, एक ड्रैग इधर लगेगा, तो दो dv कटेंगे तो एक डेरिवेटिव मिल जाएगा ना। ठीक है, और उधर भी हमारा डेल्टा p इंटू 2πr/dr आ रहा है, इधर भी एक एक्स्ट्रा डेरिवेटिव आ रहा है, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव कट गए। समझ गए? हाँ, तो गलती ये थी कि हम नीचे वाला ड्रैग ही नहीं लेते। चलो अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 2 चलो 3 हो गया। डी वाला एक और नॉलेज नहीं लगा पा रहे, तो भी सब स्मैश नहीं कर रहे। two images of liquid are filled, the area of cross section, the small hole of area A is made, speed of liquid flow, सीधे √2gh लगा मारो तुम तो, और क्या। हाँ वो लेकिन एरिया वाला मैच नहीं कर रहा था। हाँ बट एरिया लेना है, एरिया ऊपर का 4 आ जाएगा, नीचे का ए है, दो बार लगा देंगे, ऑप्शन मैच करने में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिया अपन को लेना है, तो ले लो, बाहर का एरिया निकाल लो कितना है, HH, इसका एरिया A, इसका एरिया 4A, तो स्मॉल a/4
4a का होल स्क्वायर। तो आपने वो छोटा सा एरिया को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपने मान लिया कांस्टेंट, तो फिर उससे दो जगह अलग अलग बर्नौली बनेगी। नहीं, दो अलग अलग जगह पे लगाने का आंसर आ रहा था। वेलोसिटी तो सेम आएगी। वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम तभी लगती है जब, कब, डेंसिटी जब वो डेंसिटी same कांस्टेंट। हाँ, तभी दो अलग अलग बोलना। यहाँ लगेगी बर्नौलीज थ्योरम, हाँ वही। हाँ यहाँ लगेगी वेलोसिटी भी। तो इसके और इसके बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगानी। उससे 17/32 वाला टर्म नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आ रहा मेरा। क्योंकि लगेगी तो इन दो के बीच में, क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में अलग से लगा देंगे अगर जरूरत होती तो। एक्स्ट्रा इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी? अगर आपने उसके बीच में भी लगा तो फिर एक्स्ट्रा इक्वेशन हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि एक बर्नौली एक कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन दो सफिशिएंट है। कंटिन्यूटी वाली और बर्नौलीज, हाँ तो ठीक है ना। तो यहाँ बीच में एकदम से कंप्रेस हो गया ना लिक्विड, रो से 2 रो हो गया। हाँ, तो वो उस पॉइंट तक तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब ये बताओ, अगर इतना कंटेनर है, पूरे में रो है, तो क्या हम इसके लिए नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर एक्स्ट्रा इक्वेशन ही आ रही है, वही कह रहा हूँ। कौन सी एक्स्ट्रा इक्वेशन? एक बार आप लिख के देखिए। अरे इसमें बर्नौली नहीं, इतने बड़े में कैसे कर लोगे तुम वेलोसिटी वो सब? उसके एरिया ए और 4 है ना। अरे इन दो में इतने बड़े हिस्से में, मैं तो कह रहा हूँ वो सब भूल जाओ। हम नॉर्मली करें, नॉर्मली करें तो ये प्रेशर बदल जाएगा ना। ट्यूब है, ट्यूब है ना। तुम तो नॉर्मली सोचो एक ही था, तो भी तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है फिर। ठीक है। हाँ, बट लेकिन फिर वेरिएबल भी दो हो जाएंगे फिर इसके लिए। किसमें? इसमें फिर आपने कंटिन्यूटी तो आपने वेलोसिटी में यूज कर ली। किसकी कंटिन्यूटी वेलोसिटी में यूज कर ली? वो आप जो ऊपर कह रहे थे ना, दो वेलोसिटी में इस प्रेशर का रोल है तो यार इसका। ये वेलोसिटी अपने आप थोड़ी आ गई, इंडिपेंडेंट थोड़ी है ये वेलोसिटी। इसमें इस प्रेशर का रोल है तो पता नहीं। मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ हम लगाते इसकी वेलोसिटी v होती और इसकी ये होती, यहाँ बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, है ना। इसकी v1 इसकी v2, तो हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस इन दोनों, 2 रो आएगा। क्या 2 रो। 2 तो प्रेशर डिफरेंस इसका कितना है P नॉट, और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है P नॉट प्लस रो जी एच माइनस इसका प्रेशर P नॉट। सही। तो 2GH रो V स्क्वायर GH। पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म भी तो आएगा। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी वाला? वर्टिकल है नहीं। हाँ वर्टिकल मैंने लिखा नहीं। ओके, 2 रो पूरा टर्म ही नहीं लिखा, इसमें एक और होगा। कहाँ गया? एलिवेशन वाला टर्म नहीं लिखा। तो इसमें आएगा कितना? इसका प्रेशर, ये प्रेशर का हेड है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी 2R प्लस 2 रो जी एच प्लस P नॉट माइनस P नॉट। एक मिनट, वेलोसिटी मैंने इसकी ली है, वेलोसिटी इसकी ली है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, वेरिएबल्स मेरे अलग है, सॉरी। तो इसका आया हाफ 2 रो v2 स्क्वायर प्लस इसकी हाइट 2 रो जी एच। ठीक। स्टैटिक प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ 2 रो v1 स्क्वायर। स्टैटिक प्रेशर P नॉट, हाइट जो बाहर निकल गया उसका, हाँ हाइट 0, यही रेफरेंस माना, ये रेफरेंस माना। और इस पॉइंट का प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर हमने कितना लिया? P नॉट प्लस रो जी एच। सही लिया? बिल्कुल। इसका खुद का एलिवेशन हाइट h लिया। सही है? सही है। अब बताओ, तो ये बन गया, ऊपर अपना आ गया 3, नीचे आ गया v1 और v2, और v1 और v2 में तो 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा सीधे हमारा।
हाँ बिल्कुल 3GH ये बनेगा सीधे। वही यही बन रहा था। DGH/2। अब ये 17/32 कहाँ से आ जाएगा? A small hole of area is made at lower end speed of the flow through the hole, है ना? एक मिनट अभी जरा सोच लें कि ये हमने कब के इसके लिए आंसर निकाला था डेंसिटी का लॉस। तो यहाँ पे रफली कांस्टेंट मान सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि dx के लिए, dh के लिए ये लॉस है, ये गेन है, तो कंटिन्यूटी टाइप का लगा सकते हैं। ऊपर और नीचे दोनों के लिए बर्नौली लगा के आता 17/32 कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा 17/32 के 1/16 और 1/4 और 1 आ जाएगा। तो एरिया का टर्म कहाँ आएगा? रुको एक मिनट, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि मास बदल रहा है और इसकी हाइट भी बदल रही है, तो इस पार्ट में कहीं दिक्कत लग रही है। क्योंकि क्या होगा जब ये नीचे आएगा ना तो इसकी हाइट बदल जाएगी, पता है? लफड़ा ये है जो अपन काउंट नहीं किए, समझ में आया? जब यही वॉल्यूम जब नीचे आएगा तो इसकी हाइट बदल जाएगी, ये है एरर। मिल गई? दिखाता हूं। ये कंटेनर में जब ये लेवल गिरेगा तो ये हाइट सेम रहती है क्योंकि एरिया सेम रहता है, लेकिन इस कंटेनर में जो पार्ट यहाँ था वही पार्ट जब नीचे खिसकेगा तो इसकी हाइट बढ़ेगी ना। अच्छा हाँ पास तो हमने वो गलती की है, तभी एरिया का फैक्टर अच्छा आ गया ना समझ में? हाँ ठीक है, तो अब ट्राई करो। क्लियर? समझ गया क्या है? तो अब वो dx किसका ना, तो तुम्हें समझ, ये dx और dx मान लिए थे, दिक्कत यहाँ थी, जबकि ये dx होगा तो ये dx डैश होगा। समझ गया ना? और हमने क्या किया था, सबको dx मान लिया है, dx काइंड ऑफ dx, है ना? तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्लियर कि यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से कितना, तो इनमें आपस में रिलेशन आ जाएगा dx1 dx2 में। ठीक, अब कर लो। वो पहले आप मना इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि वो उसमें पानी पानी लॉस नीचे गिरता जा रहा है, तो पानी इसमें स्टे नहीं रह रहा उस पर्टिकुलर ट्यूब में। कैसा? मतलब पहले आप बर्नौली लगाने के लिए मना कर रहे थे इसमें ऊपर वाले में, क्योंकि पानी स्टे नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो इसलिए मना कर रहा था, डेंसिटी बदल रही है, पूरे कंबाइंड सिस्टम में मना कर रहा था, कंबाइंड सिस्टम में नहीं लगा सकते। ये कह रहे थे कंप्रेसिबल है ना, डेंसिटी कैसे बदल गई? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए ना हमारा फ्लूइड, बस कॉन्सेप्ट ये है। अब मेरे ख्याल से समझ गए होगे क्या है। लो चल क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये 5 में ऊपर निकाल लो, नीचे निकाल लो। ये फिक्स्ड है ना प्लेट, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी, तो ड्रैग आ गए ना, तो मिनिमम फोर्स का यूज करो। हाँ दो ड्रैग आ गए बिल्कुल, तो वही फोर्स तो ड्रैग के बराबर है। हाँ एग्जैक्टली, तो उससे रेशियो कैसा है? मैक्सिमम मिनिमा d1 और d2 का सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट होगा, एक x है एक h माइनस x है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करना है। ठीक है समझ गया। अब आ गया समझ? हाँ अब आ गया। मिड पॉइंट पे आएगा ये 1:1। चलो 6 हो गया। हाँ बिल्कुल। 7 भी रिपीटेड शायद। लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू ms डेल्टा t। 8th चलो लॉस इन एनर्जी लिख देंगे आप 7th में? क्या 7th में लॉस इन एनर्जी? 7th में तो सरफेस एरिया, टेंशन इनटू सरफेस एरिया देख लो ना। हाँ वही किया था। ये किसका, ये माइक बहुत अजीब आवाज आ रही है। मेरा ये शायद तुम्हारा 7th का लॉ ड्रॉप इनटू स्मॉलर, इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग टेंपरेचर लेट अ ड्रॉप ऑफ। तो क्या करूं मैं इसका? इसमें बस सरफेस एनर्जी वाला टर्म लिख दीजिए जो चेंज हुई। एक पहले थी t इंटू 4 पाई r स्क्वायर, अब है n टाइम्स t इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बस। n तो लिया, ठीक है ठीक। ms डेल्टा t। हम्म। n भूल गए लिखना?
हाँ वो चलो ध्यान में 8वां 9वां 10th 10th 11th 10th वाला 120 डिग्री बताया था, दोनों पे टी लगेगा, याद ये नहीं टी ये टी ये टी, तो इक्विलिब्रियम के लिए सब 120 होंगे। ये पीछे कौन माइक चालू कर रखा है यार? अब ये एमिटर होगा, समझ ये कलेक्टर होगा, या फिर ये पी एमिटर होगा, या फिर ये कलेक्टर होगा। सीधी सी बात है। चलो 10th 11th तो एक मिनट, आपने क्या बोला? सब जगह फोर्सेस 120 आएगा ना एंगल, टेंशन सरफेस टेंशन तो सेम है ना, हर जगह 120 डिग्री एंगल होगा ना। वो हाँ, तभी तो इसमें एक चीज जैसे जो टी इंटरफेस है टी तो वो पॉइंट पे रिजल्टेंट अगर लाना है तो सभी फोर्सेस, समझ गए ना, तीनों जगह हमने डीएल लेंथ बराबर ले ली, तो 3 फोर्स बराबर है और नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम समझ में, ये पता नहीं। एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, तो इस पे एक इधर एक इधर एक इधर, ये 3 फोर्सेस मान लिए ना हमने। हाँ ठीक। तो तीनों फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि सरफेस टेंशन तो हर जगह एक सी है। सही। हाँ तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? ओके। जब 120 डिग्री एंगल होगा। हाँ हाँ। तो उसमें कहाँ यूज हुआ और बाकी चीजें? इसका डेरी भी होगा क्या? अल्फा आंसर? 120 डिग्री आएगा ऑलवेज। हाँ उन्होंने दिया नहीं, चेन्नई होगा, उन्होंने आगरा चेन्नई दिया था वो। दिल्ली भी तो है, दिल्ली रेडियस हाँ भी वो होगा, वही दिल्ली आगरा में। चले तीनों ही सही होता है। 11th 12th 11th चलो चलो डीसीटी का ही है। डीसीटी का है, बिल्कुल सही कहा। 12 13 इसमें एक छोटा सा डाउट था कि मैंने वो डीवी बाई dt कांस्टेंट मान लिया था किस क्वेश्चन में? इसी वाले कॉम्प्रिहेंशन में। तो वो तो उससे कर लो ना, प्रेशर वाले से, वेलोसिटी ऑफ द वाटर व्हिच इज कमिंग आउट। इसकी खुद की वेलोसिटी शायद नेग्लेक्ट कर दी होगी, एरिया छोटा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। Constant लगा forces applied नहीं slowly to remove the water as shown. The volume of inside the container is V. The cross section area of the orifice A, let the density of water the cross section of cylinder. हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? वो मैं बस ये पूछ रहा था कि वो कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा तो सही होगा लगाना, तो मैं अज्यूम कर लिया। एक्सेलरेशन आएगा, इसका वर्क ही तो काइनेटिक एनर्जी में। हाँ। वो dm/dt में जा रहा है जो तुम सोच रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज। अच्छा ऐसा होगा। हाँ, F into dx is equal to half dm/dt v square. ठीक है। हाफ dm/dt, ये क्या लिखा है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन हाफ dm/dt। क्यों आ गया? ठीक है, ये आ गया या प्रेशर से सोच लो, लॉस इन प्रेशर ही हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ पी नॉट प्लस एफ बाय ए, तो लॉस इन प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। याद आ गया? सोच रहा था पीछे फोर्स भी लगाया। चलो आगे हो गया। हाँ। टाइम टेकन, वर्क डन बाय फोर्स। अगला आया विस्कोसिटी। ये है तो वही कॉम्प्रिहेंशन जो हम अभी कर रहे थे। हाँ वही। वही तो है, सेम। हाँ चलो पॉइजन इक्वेशन हो गए 15 16 17। इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार 15 16 19 वाला बोल दीजिए। 18 हो गया, 18 हो गया। यस सर 19 glass capillary sealed at upper end is of length 0.11, internal diameter इतना, tube is immersed vertically into a liquid, when the length is immersed in liquid, शायद एयर होगी मेरे ख्याल से अंदर, हाँ एयर है। immersed vertically into a liquid of surface tension, then the length is immersed in liquid. ठीक है, that this tube is immersed vertically into liquid. ठीक है, when the length x is immersed, तो ये x है, ये 11 माइनस x है ऊपर सेंटीमीटर।
then liquid level inside and outside of the tube becomes same. तो यहां से ये अपन को मिल गया इसका प्रेशर P0 minus 2T by R. ठीक. Length is immersed in, then the liquid level inside and outside of the capillary tube become double. तो x ऊपर नहीं है मतलब? नहीं, यही तो है. नहीं, x नीचे और x ऊपर ऐसा लग रहा था. Become the same than the value of x. नहीं, ऐसा है क्वेश्चन. ये ऐसा सही है, यही था, यही माना था. और शायद पहले इसमें एयर मान लो इसमें. P0 और ये 11 सेंटीमीटर में एयर है. हाँ. P1 V1 P2 V2 बराबर कर दो. वही करना था. ठीक. हाँ वो ठीक है, वो लगा देते हैं. हाँ ठीक. ऐसा आएगा. चलो 20 21 22 बता. 22. On long stands from Cobb waves, water vapor condenses at night to form long cylinder of water. The cylinder may collapse to form a spherical drop separated by a certain distance. Find the maximum distance between droplets formed. Water vapor condenses to form a long cylinder of water. वो स्ट्रिंग है. क्या? स्ट्रिंग पे ड्यू कलेक्ट हो गई है. हाँ वो तो ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो गया एक तो, है ना. दूसरा क्या करेंगे? रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये लेंथ कितनी है? क्वेश्चन एक बार समझा देंगे क्या बोल रहे हैं? देखो ये है, वाटर वेपर इस पे थी ऐसी. हाँ. ये सिलेंडर था पानी का. The cylinder may collapse to form spherical droplets. अब ये दो ड्रॉपलेट्स बन गई, इनके बीच में डिस्टेंस L. अब ये डिस्टेंस का क्या रोल है? कॉबवेब मतलब क्या है एग्जैक्ट? कॉबवेब वो मकड़ी के जाल को कहते हैं. पक्का? पक्का, मैंने चेक किया था. स्पाइडर्स वेब. तो मतलब उसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हैं शायद. रेडियस ऑफ सिलेंडर, भगवान जाने क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में. रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर. लेंथ हमें पता नहीं है. निकालना क्या है वैसे? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉपलेट्स. मैक्सिमम डिस्टेंस निकलेगा कैसे? कौन सी कंडीशन मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए डिफाइन? सर ये सरफेस टेंशन वाली एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्या? एनर्जी कंजर्व्ड होगी तो वो डिस्टेंस का क्या कर लेंगे अपन? कैसे निकालोगे सेपरेट? वो तो हमने एनर्जी लिख ली इसकी, है ना. सब ऐसे सोचते हैं कि मैक्स डिस्टेंस 2 ही ड्रॉपलेट बन रही हो, सबसे दूर दूर बन सकती है, मतलब वो पता नहीं. वो यहाँ बन जाए तो ये कि यहाँ बन गई, ये कि यहाँ बन गई, पूरा मास 2 में टूट गया. ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो डिस्टेंस कितना है? मतलब ये कह रहे हो कि ये लेंथ L और ये लेंथ L सेम है. हाँ तभी वो L कटेगा, वरना तो फिर L देना मतलब, चाहिए था. पता नहीं, तुक ही समझ नहीं आ रही मुझे तो इस क्वेश्चन की. पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं. वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म अ लॉन्ग सिलेंडर. ठीक है. सिलेंडर मे कोलैप्स टू फॉर्म स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स. फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड. तो डिस्टेंस का रोल कहाँ आएगा? ऐसा मानना है कि इसको स्फेरिकल था और यहाँ प्रेशर कुछ था, फिर अब ये 2 में टूट गया. पता नहीं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का रोल लेना है कि पहले कर्वेचर ऐसा था तो प्रेशर निकल आएगा. लग नहीं रहा वैसे ऐसा होगा. और हॉरिजॉन्टल ही है तो रुको, समझ नहीं आ रहा. अभी अगला देखते हैं, फिर देखेंगे. 23 24 23 हो गया. 20 हाँ 23 हो गया. 24 बता दीजिए. 24 क्वेश्चन such that the water is not allowed to flow. तो ये टॉर्क कटने हैं बस, और क्या है? बैराज गेट. ये क्या है? ये क्या लिखा है? हिंज है. ये हिंज है. हिंज है मतलब इसके अबाउट हमें टॉर्क 0 करना है. हाँ टॉर्क से आ रहा था, है ना. एल का क्या रोल है? किसका?
नहीं कुछ नहीं। ये रिजिड सिस्टम है, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क काट दो बस, इन दोनों का टॉर्क काट दो इस पे। इनके मास को तो मेरे ख्याल से काउंट करना नहीं है, दिया नहीं है क्वेश्चन में। वो फिर भाई सीधे सीधे हो जाएगा ना, फिर h/3 एल पे तो एनसी की टॉर्क लग रहा है ना, एल पे कौन सा टॉर्क है? क्यों? इस पे जो टॉर्क आएगा, इस पे जो टॉर्क आएगा रो इसमें तो h/3 पे आ गया। जी एच इंटू h/3 एरिया, ये इसका है इंटू h/3 रो जी h/2 एरिया, ये आता है इसका टॉर्क। और इसका टॉर्क मिड पॉइंट पे ले सकते हैं क्योंकि प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो इसका टॉर्क आएगा रो जी एच इंटू एरिया इंटू h/2। h की जगह कितना आएगा l। इसके मास का भी तो आएगा ना टॉर्क। किसका मास? वो गेट वो का दिया मास। नहीं तो मैंने तो नेग्लेक्ट मार दिया उनके मासेस को। आंसर चेक कर लो इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। l/h आया अपना 1/3। दोनों के एरिया भी अलग होंगे। एरिया क्यों? एरिया ए भी अलग है, एरिया में l इंटू एच आएगा, इसीलिए उन्हें स्क्वायर पूछा है ना। इसका एरिया l इंटू एच इंटू l इंटू बी कुछ है ना, इसका h इंटू बी, एक h कट जाएगा, l स्क्वायर 1/3 आ गया और क्या। हाँ तो समझ 3 है ना हाँ, सर? हाँ वही। तो वो इन रॉड के मासेस नेग्लेक्ट करना है, प्लेट्स के मासेस को नेग्लेक्ट कर दो, और जो वाटर का इफेक्ट है वो कैंसिल आउट कर दो। समझ गए ना? ठीक है, वो समझ दो टॉर्क बैलेंस कर दो। चलो 25th लिखना चाहिए वैसे। 25th द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब विथ रेडियस r हो गया। ये हो गया। हाँ। हो गया। अब आया 23, तो वो सॉरी 20, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। 22 मैं अभी सोचूंगा, देखता हूँ मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ उसका। हो सकता है आंसर क्या है, आंसर से क्वेश्चन सोचूंगा मैं तो। 22 का आंसर लेकिन उन्होंने नंबर में दिया होगा। आंसर 2 दिया है। सरफेस टेंशन के इंडिपेंडेंट क्या चाहते हो? हाँ सरफेस टेंशन पे इंडिपेंडेंट है, तो पॉसिबिलिटी मुझे सिर्फ यही लग रही है कि ये आंसर 9 दिया था। यहाँ पे ये सरफेस टेंशन कुछ ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। को मैं अभी सोच के बताता हूँ, अभी जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो उसी में सोचेंगे, नहीं तो मिलेगा नहीं आंसर ऐसा। चलो 2 ही थी शीट। हाँ चलो हाँ। तो अब थोड़ा मेंस का पढ़ लो 2-4 दिन। परसों मेंस है क्या? 2-4 अरे तो 2 दिन है ना, अच्छा फोड़ फाड़ दो यार। कल ही है, सिर्फ परसों सुबह मेंस। बस ठीक है, तो कल पढ़ लो, पेपर अच्छे से देना ईमानदारी से। सबने फॉर्म भरा है? शंख तुमने फॉर्म भरा है? इसने नहीं भरा पक्का? शंख वो डेट निकल गई थी ना, वो तो दोनों एक साथ यार, ये दोनों एक साथ बाद में भर भी सकते, नहीं बाद में ही भर सकते। ये बहुत बड़े वाला है सही में यार। भर के छोड़ दो, क्या मना कर रहे थे घर पे भी सबकी, क्यों देना है? अरे यार तो एक प्रैक्टिस होती ना, प्रैक्टिस के लिए देते। और हो सकता है तुम्हारा बैठ जाए, आ जाए 100%, कुछ आ गया तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा ना। कॉमन सेंस से सोचो, नहीं आया तो पुराना तो बेस्ट है ही, हो सकता है वो दिन तुम्हारा हो। वो लग रहा था कि वो एडवांस वाला फ्लो चल रहा है, वो बिगड़ जाएगा। फ्लो कैसे बिगड़ जाएगा? पेपर देने से किसका फ्लो बिगड़ा है? तो मेरे हिसाब से तो देना चाहिए जब भी, क्योंकि पता नहीं कौन सा दिन तुम्हारा हो, और चाहे एग्जाम कोई सा भी हो हमेशा लिखने के लिए होता है ना। फिर कोई ये नहीं देखा हमने तो दिया नहीं तो बताते हैं। चलो अब तो कोई है नहीं, लेकिन आओ फ्यूचर में ध्यान रखना। और भी जिनने नहीं दिया हो अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। तो एडवांस के लिए तैयारी करो तुम, ये शीट खत्म करो या फिर आगे पीछे का कुछ कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, शायद 29 के आसपास होगी, है ना? 29 को क्लास होगी, टेस्ट होगा, जो भी है टेस्ट है शायद। हाँ टेस्ट का डिस्कशन होगा ना उसके बाद। पुराने टेस्ट के डिस्कशन कंप्लीट हो। पुराने 19 का हो तो गया टेस्ट का डिस्कशन। वो मैथ्स में नहीं हुआ। मैथ्स वो जिंदा समझ गए, मैथ्स में नहीं हुआ अभी। जिंदा सर एक्सपायर हो गया तुम्हारा डिस्कशन। चलो एक तो क्वेश्चन आप ही बताओ, मुझे भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आप करके। वो आपको भेजा, वो आपको बताया था ना, जो एडजॉइंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था। अरे वो कुछ उसमें कुछ गलत लिखा था ना, मैंने बताया तो था, वो लिखा ही नहीं है क्या? कुछ मिसिंग है उस क्वेश्चन में।
वो मैं आपसे ये कह रहा था उस क्वेश्चन में कि मैं समझ एडजॉइंट के रहा अंदर क्या एडजॉइंट तो एक मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स की लिमिट का क्या सेंस है, फाइनाइट थोड़ी आ जाएगी। मैट्रिक्स की लिमिट का सेंस ये लग रहा था सर उसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट ना हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता वो एडजॉइंट पे मॉड होगा, कुछ ऐसा होगा। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता ये कोई मीनिंग है। नहीं मतलब वो लग रहा था